लोग अपना प्रस्तावना, प्रस्तावना, ठीक है, टॉपिक डालिएगा आप लोग इसमें, प्रस्तावना। हाँ वो तो वैसे भी डालना है, उसमें तो कोई वही नहीं है भाई। हम जो विषय वस्तु पढ़ रहे हैं वो तो भारत का संविधान ही है ना। उस भारत के संविधान में या राज व्यवस्था में आपका जो हम लोग जो पहली यूनिट है, सिलेबस में 3 यूनिट बनाई गई है। पहली जो यूनिट है उसके अंतर्गत भारत के संदर्भ में बात की गई है। एक तो भारतीय संविधान की प्रकृति यानी कि विशेषताएं। मैं चाहता तो पहले विशेषताएं में पढ़ा सकता था, बट आधी विशेषताएं प्रस्तावना को पढ़ने से ही क्लियर हो जाएगी। उसको फिर हम वहां दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है बात। 2 टॉपिक हो गए। उसके बाद जो आपका तीसरा टॉपिक है वहां पर वो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट। एक टॉपिक जो है वो आपका नीति निर्देशक तत्व का है और एक मौलिक कर्तव्य का है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद जैसा कोई टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं डाला गया। फिर बात आती है सेकंड यूनिट की, तो उसमें राज्य के संदर्भ में बात रखी गई है। और फिर थर्ड यूनिट आती है, उसमें केवल स्थानीय स्वशासन में केवल पंचायती राज है, नगर निकाय का आपके कुछ भी नहीं है, ठीक है बात। पहले हम पहली यूनिट की बात करेंगे और उसमें पहला जो बिंदु हम लोग उठा रहे हैं वो आपका दूसरा बिंदु है वैसे तो उसमें, बट हम पढ़ रहे हैं प्रस्तावना को पहले। कोई दिक्कत अब इसमें? क्लियर? तो टॉपिक डाल लीजिएगा अपना प्रस्तावना, और ध्यान रखिएगा एक एक लाइन प्रश्न है अपनी। मैं एक भी लाइन व्यर्थ नहीं दूंगा आप लोगों को, पढ़ने के बाद अपने आप एहसास हो जाएगा। बिंदु डालिएगा प्रस्तावना। प्रस्तावना पहले तो सुन लो इसको, बेसिक क्या कहती है वो। देखिए जब भी हम प्रस्तावना की बात करते हैं ना, तो मैं कहता हूं कि भारतीय नागरिक होने के नाते प्रस्तावना हर भारत के नागरिक को आनी चाहिए। क्योंकि भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिकों के संदर्भ में केवल 2 ही बातें रखी गई हैं, एक प्रस्तावना में नजर आती है और एक आपको मौलिक अधिकारों में नजर आएगी। उसके अलावा हमारे लिए वहां कुछ भी नहीं है, बाकी जो करने वाले हैं उनके लिए है। लेकिन हम ये कहें कि हम हमारे अधिकारों के बारे में कैसे जान सकते हैं, तो फिर आप लोगों को मौलिक अधिकार पढ़ने चाहिए। या फिर हम लोग ये कहें कि हम भारतीय संविधान की प्रकृति को किस आधार पर समझ सकते हैं, तो फिर आप लोगों को पहले प्रस्तावना पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है बात। या मैं ये कहूं कि भारतीय संविधान का मूलतः उद्देश्य क्या है, उसको जानने के लिए आपको प्रस्तावना पढ़ लेनी चाहिए। समझ में आया बात? प्रस्तावना कोई पहली बार तो सुनने वाला शब्द है नहीं आप लोगों के लिए। कक्षा 6 से लेकर के 12 तक निबंध लिखे ही होंगे हम लोगों ने, और निबंधों में पहला बिंदु जो हम लोग बनाते थे वो क्या बनाते थे? प्रस्तावना। तो उस बेस पर मैं पूछूं कि बताओ प्रस्तावना क्या होती है, तो आप क्या बताओगे? कि साहब जो निबंध हम लोग लिखते थे ना, उसका मूल जो सारांश था, मतलब कि वो निबंध का उद्देश्य क्या है, ठीक है बात यहां तक का, उसकी प्रकृति कैसी होगी, उसकी विशेषताएं कैसी होंगी, वो सारा हम किस में समाहित कर देते थे? प्रस्तावना में, ठीक है बात। हाँ निचोड़ जिसको आप लोग ऐसा बोल सकते हैं देसी भाषा में समझने के लिए। भारत का संविधान मूलतः जो लिखा गया है वो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है, और अंग्रेजी भाषा में लिखा जब कोई बात जाता है तो निश्चित सी बात है कि समरी सबसे लास्ट में आती है, जबकि जब हम हिंदी की बात करते हैं तो सबसे पहले प्रस्तावना आ जाती है। समझ में आ रहा है बात यहां तक का? तो वो जो प्रस्तावना है वो क्या लिखी गई है पहले तो वो सुन लीजिए। प्रस्तावना की जब भी हम लोग बात करते हैं तो उसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग से, यानी कि जो भी होगा वो किसके लिए होगा? हमारे लिए होगा, ठीक है बात। हम भारत के लोग, अब जो भी भारत के लोग बात करेंगे वो पाकिस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन की तो करेंगे नहीं, बात किसकी करेंगे? भारत की। क्लियर बात? हम भारत के लोग, भारत को, प्रस्तावना के अंतर्गत भारत शब्द का उल्लेख केवल 2 बार हुआ है, ठीक है बात। पूरी प्रस्तावना के अंतर्गत लोग, नागरिक और व्यक्ति तीनों शब्दों का उल्लेख हुआ है। समझ में आया बात यहां तक? एक बार सुन लीजिए, शायद आपको कंफर्म भी हो जाएगा कि जो कह रहा हूं वो सही है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, मैं आज की बोल रहा हूं, मूल की नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। मूल क्या थी वो हम आगे बात करेंगे, फिलहाल जो आपके दिमाग में घूम रही होती है उसको सुन लीजिएगा आप लोग, क्योंकि कहते हैं कि सरल से कठिन की ओर जाओगे तो याद रखने में आसानी हो जाएगी, ठीक है बात। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, यानी कि सब कुछ बनाने की जिम्मेदारी किसकी? हमारी। समस्त नागरिक, नागरिक शब्द आ गया, इसकी इसकी जहां जहां इसके शब्द बोलेंगे वहां वहां भारत है, लेकिन प्रस्तावना में भारत नहीं लिखा गया, क्या लिखा गया? इसकी लिखा गया। क्लियर बात यहां तक का? समस्त नागरिक इसकी न्यायिक, जिसमें 3 प्रकार के न्याय रखे गए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और इसकी स्वतंत्रता, जिसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, और इसकी समता, जिसको हम लोग समानता बोलते हैं ना, वहां शब्दस अगर गए तो समता शब्द लिखा हुआ है, ठीक है बात। समता जिसमें 2 शब्द आते हैं, प्रतिष्ठा और अवसर, और व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति शब्द भी आ गया। क्लियर बात यहां तक का? व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ावा देने वाली बंधुत्व की भावना,
से अभिप्रेरित होकर आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की सप्तमी विक्रम संवत 2006 एतद द्वारा का मतलब होता है जो तय कर दिया गया है, भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व क्या करते हैं, आत्मार्पित करते हैं। क्या मतलब है इन शब्दों का वो हम लोग आगे समझेंगे, फिलहाल केवल आप लोगों को प्रस्तावना सुनाई है, इतनी बार सुना दूंगा, पढ़ाने में याद ही हो जाएगी, टेंशन मत लो। समझ में आ गया बात यहां तक? बस थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, और कोई शब्द नहीं समझ में आए तो बेधड़क हाथ खड़ा कर देना, बता दूंगा। ठीक है बात? हालांकि ऐसी दिक्कत आएगी नहीं। तो टॉपिक कौन सा है हमारा? प्रस्तावना। हो गया बात यहां तक का? पहले तो हम बात ये करेंगे कि ये जो संविधान की प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना का मूलतः आधार क्या है। ठीक है बात? यानी कि हम लोग बात ये कहना चाह रहे हैं कि आपके संविधान की जो प्रस्तावना निर्मित की गई है उसका मूलतः आधार, यानी कि कहां से प्रस्तावना की बात पैदा हुई। ठीक है बात यहां तक का? तो आधार की जब भी हम लोग बात करते हैं तो देखिए, भारतीय संविधान निर्माण जो किया गया था, वो संविधान का निर्माण किया आपके किसने? संविधान सभा ने। ठीक है बात यहां तक का? इस संविधान सभा का जो टोटल सत्र किए गए थे संविधान निर्माण के लिए, उन सत्रों की संख्या थी 11। क्लियर बात? उनमें से एक सत्र था आपके कौन से नंबर का? प्रथम सत्र, यानी कि भारतीय संविधान सभा का पहला सत्र। क्लियर बात? और ये जो पहला सत्र प्रारंभ हुआ था, ये पहला सत्र प्रारंभ हुआ था भाई आपका कब? 9 दिसंबर 1946 को। क्लियर बात? जनरली आप पढ़ते हैं कि संविधान की सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। क्लियर बात यहां तक का? तो 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक यह सत्र चला। क्लियर बात? तो पहला तो प्रश्न ही सीधा सा ये कि संविधान सभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ? 9 दिसंबर 1946 को, और कब तक चला? 23 दिसंबर 1946 तक। क्लियर बात यहां तक का? इस पहले सत्र के अंतर्गत 5वें दिन की बैठक थी। ठीक है? और हमें अब तक गुरुजी ये बताते थे कि तीसरी बैठक थी। यहां कोई तीसरी पहली नहीं है, केवल पहली चलेगा। 9 दिसंबर 1946 हमने कहा 5वें दिन की बैठक। क्लियर बात यहां तक? पहले सत्र में, जैसे आज आप पढ़ते हैं ना कि भारतीय संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। ये थोड़ी ना पढ़ते हैं लोकसभा की पहली बैठक आज हो गई, दूसरी बैठक ये हो गई, तीसरी बैठक ये हो गई। वो तो सत्र प्रारंभ होने के बाद कंटिन्यू चल रही है। समझ में आ गया बात यहां तक? जैसे कि कल शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया। क्लियर बात यहां तक का? तो 5वें दिन की बैठक थी, और वो दिन था कौन सा आपका? 13 दिसंबर 1946 का। क्लियर बात यहां तक का? 13 दिसंबर 1946 को इस संविधान सभा के पहले सत्र के अंतर्गत 5वें दिन की बैठक में आपके अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि एक प्रस्ताव रखा, और उस प्रस्ताव में नियम थे 8। ठीक है बात? और उन 8 नियमों के प्रस्ताव को एक नाम दिया जाता है, और वो नाम क्या कहलाता है? उद्देश्य प्रस्ताव। समझ में आ रहा है बात यहां तक का? प्रश्न क्या क्या हुआ? पहला, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के किस सत्र में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया? तो पहले सत्र में। क्लियर बात? दूसरा, संविधान सभा के प्रथम सत्र में किस दिन? 5वें दिन। क्लियर बात? कौन सी तारीख? 13 दिसंबर 1946 को। कौन सा प्रस्ताव रखा गया? उद्देश्य प्रस्ताव। कितने नियम थे? 8 नियम। किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने। कोई दिक्कत इसके अंतर्गत? अब सवाल यह उठता है कि केवल प्रस्ताव है, यह नहीं कहा गया कि हम इसके आधार पर प्रस्तावना बना ही देंगे। समझ में आ गया बात यहां तक का? जैसे मैं ये कहूं आप लोगों से कि अगर आज की तारीख में मैं कहूं, शायद सारे के सारे बेरोजगार हैं। ठीक है बात? हम किस पर आश्रित हो गए? पिताजी पर। समझ में आ गया ना बात? जो हमारा खर्चा वहन करें हम उस पर आश्रित है आज की तारीख में। तो क्लियर बात? अब मैं सामान्य शब्दों में ये कहूं आप लोगों से कि आप लोगों को भाई साहब अभी सर्दी का सीजन चल रहा है। ठीक है? अब इस सर्दी के सीजन में बुआ जी का छोरा को ब्याह हो छे, नया कपड़ा चाहे जे। समझ में आया बात? कपड़ा कौन दुआ होगो? पापो जी। मतलब कपड़ा तो थे ही लिया होगा, पर पीसा कौन देखो? पापो जी। सवाल ये उठता है कि पापा से कहने की हिम्मत नहीं हो रही, मम्मी सपोर्ट करेगी। इसने बात पकड़ ली भाई साहब। ठीक है बात? इसका मतलब आपने पहले प्रस्ताव रखा माता जी के सामने। समझ में आया बात यहां तक का? मम्मी पापा इसके ना कपड़ा धोवा देख, क्योंकि आप खाएंगा तो पापा 3 बात और सुना होगा। हरामजादो फड़ा कौन डो तो डोलो चाहे यार वार फाना डिमका पता कौन काई काई। ठीक है बात? फड़ा तो छको नया कपड़ा चाहे जिन तुम गुण देखो को वहां। ठीक है ना? चलो साहब, मम्मी जी ने प्रस्ताव रख दिया।
क्लियर बात यहां तक का? सवाल यह उठता है कि जब तक पापा उस प्रस्ताव पर मोहर नहीं लगाएंगे तब तक कपड़े मिल जाएंगे क्या? नहीं मिलेंगे। तो प्रस्ताव तो कहां रखा? संविधान सभा में। किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने। सवाल यह उठता है कि जब तक संविधान सभा इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति नहीं देगी तब तक उद्देश्य प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होगी। यानी कि आज की तारीख में मैं कहूं कि अगर देश की सरकार वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव लेकर के लोकसभा में रखती है तो जब अध्यक्ष ने कहा होगा, उस प्रस्ताव को स्वीकार किया होगा, तभी तो लोकसभा में चर्चा होगी। क्लियर बात? फिर वो प्रस्ताव लोकसभा से पारित होकर के राज्यसभा में पहुंचेगा, राज्यसभा उस पर चर्चा करेगी, फिर राज्यसभा से पारित होकर के राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा, फिर राष्ट्रपति उस पर मोहर लगाएगा। और अगर राष्ट्रपति मोहर लगाएगा ही नहीं तो कानून बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। इसका मतलब जब तक संविधान सभा इस उद्देश्य प्रस्ताव पर अपनी सहमति नहीं देगी तब तक प्रस्तावना का निर्माण की बात नहीं होगी। क्लियर बात? उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था वो अभी क्लियर कर देते हैं, पहले इस बात को क्लियर कर लो। उद्देश्य प्रस्ताव जब संविधान सभा के समक्ष रखा गया तो उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के दूसरे सत्र में, और ये जो दूसरा सत्र शुरू हुआ था, ये सत्र शुरू हुआ था आपका 20 जनवरी 1947 को, और ये सत्र चला था भाई आपका कब तक? 25 जनवरी 1947 तक। क्लियर बात? बिल्कुल 5 दिन का सत्र था। क्लियर बात? और इस सत्र के अंतर्गत एक तारीख आती है बीच में, कौन सी? 22 जनवरी 1947। और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को क्या प्रदान कर दी? स्वीकृति। और इसी के आधार पर भारतीय संविधान की क्या तैयार की गई? उद्देशिका। और उसी उद्देशिका को आप क्या बोलते हैं आज? प्रस्तावना। उद्देशिका कह दो, प्रस्तावना कह दो, बात तो एक ही है। और उद्देशिका का मतलब होता है उद्देश्य क्या है। समझ में आया? आप यहां बैठ करके पढ़ रहे हैं, मतलब आप यहां सर्दी में आए इस कड़कड़ाती में, तो आपका उद्देश्य क्या है? पढ़ना। और लक्ष्य क्या है? नौकरी प्राप्त करना। समझ में आ गया बात? तो उद्देश्य की पूर्ति तो आसान है, बट लक्ष्य प्राप्ति थोड़ी कठिन है, नामुमकिन तो नहीं है ना। माना कि नौकरी भगवान तो नहीं है, बट आज की तारीख में भाई साहब भगवान से भी कम नहीं है। समझ में आया बात? अब उद्देशिका की बात हुई। अब सवाल ये उठता है कि इसमें क्या बातें थी ऐसी कि ये भारतीय संविधान की आज वर्तमान में क्या बन गई? आत्मा बन गई। अब आत्मा है तो भाई साहब काम की बातें हैं। ठीक है बात? जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं कि आप जिस संविधान का निर्माण करना चाह रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है? तो हमने कहा, मतलब इन्होंने कहा कि साहब भारत एक तो गणराज्य बना रहना चाहिए। गणराज्य का मतलब भारत में जो भी शासन चलेगा वो संविधान के अनुसार ही चलना चाहिए। ठीक है बात? इसका मतलब वर्तमान में भारत में सर्वोच्च विधि क्या है? संविधान है। बात मानी गई। भारत गणतंत्र होगा। ठीक है बात? और गणराज्य होगा, भारत गणतंत्र होगा। गणराज्य और गणतंत्र दोनों शब्दों में एक सामान्य सा अंतर है कि गणराज्य का मतलब भारत में संवैधानिक रूप से शासन का क्रियान्वयन तो होगा, लेकिन शासन का जो प्रमुख होगा, मतलब राष्ट्र का जो प्रमुख होगा, वो राष्ट्र का प्रमुख जनता के द्वारा निर्वाचित या तो प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए या फिर अप्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। अर्थात भारत में वंशानुगत शासन व्यवस्था नहीं होगी, आज नहीं है। क्लियर बात? शासन किसके अनुसार चल रहा है? संविधान के अनुसार चल रहा है। तीसरा, भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, अर्थात भारत का कोई राज्य धर्म नहीं होगा। भारत एक संप्रभु राष्ट्र होगा, अर्थात भारत आंतरिक रूप से सर्वोच्च और बाह्य रूप से स्वतंत्र होगा। समझ में आ रहा है बात यहां तक का? या फिर हम लोग ये कहें कि भारत में धर्म, जाति व लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का विभेद नहीं होगा, मतलब कि समाजवाद की स्थापना की जाएगी। भारत में अमीर और गरीब के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, यानी कि आर्थिक समानता की स्थापना का प्रयास किया जाएगा। भारत में राजनीतिक रूप से सबको समानता होगी। और जब जिस दिन संविधान लागू हुआ था ना आपका, उस दिन खुद का भीमराव अंबेडकर जी का ये कोटेशन है, उन्होंने खुद ने कही थी ये बात कि हम लोग एक ऐसे दोहरे समाज में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां राजनीतिक रूप से तो समानता है लेकिन सामाजिक रूप से अभी समानता स्थापित नहीं हुई है। तो राज्य को लगातार उस सामाजिक समानता की स्थापना करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रयास करना पड़ेगा। और वही प्रयास जो है आपको नीति निर्देशक तत्वों में नजर आ जाएंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या है? लोक कल्याण करना। समझ में आ गया बात? तो कुछ ऐसे नियमों को आधार बना करके 8 नियम बनाए और उन्हीं 8 नियमों को क्या कह दिया गया? उद्देश्य प्रस्ताव। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर क्या बन गई? प्रस्तावना। कोई दिक्कत इसके अंतर्गत? तो लिखो इसके अंतर्गत पहली लाइन में, तो प्रस्तावना का आधार। प्रस्तावना का आधार। प्रस्तावना का आधार।
ठीक है, प्रस्तावना का आधार, और लिखना उसमें डैश करके उद्देश्य प्रस्ताव को, उद्देश्य प्रस्ताव को, उद्देश्य प्रस्ताव को आधार बनाया गया, उद्देश्य प्रस्ताव को आधार बनाया गया। लिखा बात ये, नीचे लिखिएगा अगली लाइन में उद्देश्य प्रस्ताव, लाइन टू लाइन लिखना, पैराग्राफ मत बनाना, याद नहीं होगा नहीं तो। उद्देश्य प्रस्ताव, नीचे बिंदु लिखिएगा उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव, और उसमें लिखना संविधान सभा के, संविधान सभा के प्रथम सत्र में, प्रथम सत्र, संविधान सभा के प्रथम सत्र में, लिखा ब्रैकेट बना के लिख लेना, तारीख 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक, है ना, ये प्रथम सत्र की डेट है। संविधान सभा के प्रथम सत्र में, और वो पहला सत्र कब तक रहा, 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक, ठीक है बात यहां तक का। प्रथम सत्र में 5वें दिन की बैठक, 5वें दिन की बैठक, संविधान सभा के प्रथम सत्र में 5वें दिन की बैठक, लिखा जो कि 13 दिसंबर, जो कि 13 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी, जो कि 13 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। सर मैं नहीं पीऊंगा, क्लास में पीता ही नहीं हूं सर मैं, बात यह है 13 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी, लिखा जो कि 13 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी, में अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री, में अंतरिम सरकार के, बता देंगे अंतरिम सरकार क्या है, एक बार लिख लो ना, अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा, अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था, अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था, जिसमें कुल नियमों की संख्या, जिसमें कुल नियमों की संख्या 8 थी, ठीक है, जिसमें कुल नियमों की संख्या 8 थी। हो गई बात यहां तक। अब सारे प्रश्न हैं आपके पास, जितना भी बोला था वो सब है इसके अंतर्गत। अभी स्वीकार करने वाली बात करेंगे। तो कौन सा प्रस्ताव आया, उद्देश्य प्रस्ताव, सत्र पूछे तो कौन से सत्र में, पहले सत्र में, तारीख पूछे तो कौन सी 13 दिसंबर 1946, दिन पूछे तो कौन सा 5वां दिन, किसने रखा, अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री। अब आपके जहन में एक ही सवाल होना चाहिए कि अंतरिम सरकार से मतलब क्या है, ठीक है बात यहां तक का। तो देखिए एक साधारण सी बात समझ लो, आजाद कब हुआ भारत, तारीख बताओ, और 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि कह दे तो सही तो यही है, 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि। बट हमें क्या है, बचपन में पढ़ाया ही 15 अगस्त था, तो इसमें ना तो आपकी गलती है ना मेरी गलती है, ठीक है बात। उसका एक लॉजिक है, लॉजिक क्या है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में 30 मिनट का अंतर है समय में। जैसे अपन पढ़ते हैं ना कि राजस्थान के अंतर्गत सबसे पहले सूर्योदय कहां होता है, धौलपुर में, सबसे लास्ट में कहां होता है, कितने मिनट का अंतर, लगभग 36 मिनट का अंतर आता है, 35-36 मिनट का। अपन तो आधा घंटा कह दो, क्या फर्क पड़ रहा है उससे, समझ ही तो रहे हैं अपन कोई प्रश्न में थोड़ी कर रहे हैं चाल, ठीक है बात। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान तो पश्चिम में है ना, तो फिर बताओ भारत और पाकिस्तान के बीच समय के बीच में कितना अंतर आएगा, 30 मिनट का अंतर तो कम से कम आएगा ही। तो वहां 11:30 बज रहे हैं, यहाँ 12 बज रहे हैं,
लेकिन रात तो 14 अगस्त की है। विभाजन कितनी तारीख को हुआ? 14 अगस्त को। ठीक है बात है, 14 अगस्त 1947 को। क्लियर बात? तो 14-15 अगस्त, आज की जो एनसीईआरटी की बुक्स है ना, वो यही कह रही है 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को, ठीक है बात, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाली सूर्य की पहली किरण, अब सूर्य की पहली किरण कब आएगी? सुबह, पर तारीख तो 15 हो गई। ठीक है बात यहां तक का? सूर्य की पहली किरण के साथ भारत अपनी चिर प्रतिष्ठित भाग्य वधु से मिलने जा रहा है, और उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल होता है, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। आपके सीटी में पूछा गया प्रश्न है ये कि संविधान सभा के अंतर्गत ट्रस्ट विद डेस्टिनी शब्द का प्रयोग किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। नियति के साथ मिलन। अपने जब कुछ भी नहीं होता ना, तो अपने भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं सारे कामों को। ठीक है ना बात? अब जैसे तुम खूब पढ़ोगे, मुझे पता है तुम दम लगा करके पढ़ोगे, जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आती जाएगी ना, वैसे वैसे दिमाग में कीड़ा घुसता जाएगा, काहे पे तो काहे होगो, काहे पे तो काहे होगो, काहे पे तो काहे होगो, काहे कोनो जो होने से जो होर मानोगो। तुम्हारा काम पढ़ना है, इसलिए टेंशन मत पालिए, मस्तिष्क को फ्री रखो एकदम, पढ़ाई करना है वो करिए बस, बाकी नियति में जो होना है वो तो होकर के रहेगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही तो कहा है कि इंसान करता तो वो है जो वो चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। कल की घटना का किसी को पता था क्या? पर उसने शायद कुछ और ही सोच रखा था। ठीक है बात? ऐसी हृदय विदारक घटना भाई साहब, अपन तो फोन में देख कर ही घबरा रहे थे, जरा अकल्पनीय है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि उन लोगों का दर्द कितना भयानक रहा होगा जो वहां प्रत्यक्ष में मौजूद थे। ठीक है बात? तो ईश्वर ने पता नहीं जो सोच रखा है वो होकर के रहेगा, इसलिए अपना कर्म है अपना काम है कर्म करना, बाकी फल की बात उस पर छोड़ दो, क्योंकि परिणाम दिखता है, मेहनत नहीं दिखेगी, ये ध्यान रखना। समझ में आया? परिणाम सार्वजनिक होता है और मेहनत चार दीवारी के बीच में होती है। तुम यहां पढ़ रहे हो, ये बाहर जाने वालों को पता नहीं है, लेकिन तुम्हारा जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा ना, सबको पता लग जाएगा। गांव में, गांव में नहीं, सारी रिश्तेदारी में पता लग जाओगे, आसपास भी पता लग जाओगे, फिर ब्याह वाला आ जाएगा, उनको पता लग जाओगे। समझ रहे हैं ना बात को? तो उसकी जरूरत नहीं है प्रसार करने की, वो अपने आप हो जाएगा। आपका काम है केवल पढ़ाई करना। अब होता क्या है भाई साहब कि आजादी से पहले भारत के अंतर्गत 1946 में चुनाव करवाए गए, और वो चुनाव हुए थे सत्ता के हस्तांतरण के लिए कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ठीक है बात यहां तक का? और वो चुनाव करवाए गए थे जुलाई 1946 में, और उन चुनाव परिणामों के अंतर्गत भारत में एक सर्वदलीय सरकार बनाने का निर्णय लिया गया था, और उस सर्वदलीय सरकार के अंतर्गत सबसे ज्यादा सीटें जो आई थी वो कांग्रेस की आई थी। आपने पढ़ा भी होगा कि 296 सीटों पर चुनाव करवाए गए, 208 सीटें कांग्रेस को मिली। सरकार कांग्रेस की नहीं थी, सरकार सभी दलों की थी, क्योंकि अंग्रेजों ने सत्ता कांग्रेस को नहीं दी थी, अंग्रेजों ने सत्ता भारतीयों को सौंपी थी। क्लियर बात? और उसका जीता जागता एग्जांपल आप लोगों को ये लगता है कि नहीं साहब हमने तो कांग्रेस ही पढ़ा है, तो भैया उसको थोड़ा तरीके से पढ़िएगा। 26 अक्टूबर 1949, सॉरी 26 अक्टूबर 1946 मुस्लिम लीग के 5 मंत्री अंतरिम सरकार में शामिल हुए। क्यों हुए? क्योंकि सरकार सभी दलों की थी। आज शामिल करके बता दो कांग्रेस के 5 मंत्री, क्योंकि आज सरकार दल की है। समझ में आया बात? उस समय अंग्रेजों ने सत्ता भारतीयों को दी थी, कांग्रेस को नहीं दी थी। लेकिन जब भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत पहली बार जब 1952 में चुनाव हुए, 1952 में, तो फिर सबसे ज्यादा सीटें जीत करके कौन आई? कांग्रेस। और फिर भारत के अंतर्गत लगातार एक दल का क्या चलता रहा? शासन। एक दलीय शासन प्रणाली थी भारत के अंतर्गत, भले ही बहुदलीय नजर आ रहे होंगे, लेकिन शासन एक ही दल का था। आज भी ऐसा ही है। पिछले 10 सालों से बीजेपी राज कर रही थी, और आज भी भारत के 28 में से 19 राज्यों में बीजेपी और उसके सहयोगियों का शासन है। आज एक दलीय शासन है भारत में। समझ में आ रहा है बात यहां तक का? तो हमने कहा कि 1946 में जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ, तो सरकार का अध्यक्ष तो बना दिया गया अंग्रेज अधिकारी को। ठीक है, उस समय लॉर्ड वेवेल था, और बाद में माउंटबेटन बनकर के आ गया। क्लियर? लेकिन सरकार का उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू को। तो स्वतंत्र भारत में बनी हुई सरकार नहीं थी, वो सरकार बनी थी ब्रिटिश भारत के अंतर्गत, और इसलिए हम लोगों ने उस सरकार को नाम क्या दिया? अंतरिम सरकार। एक ऐसी सरकार जो केवल भारत की सीमा में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगी, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इंटरिम गवर्नमेंट, केवल भारत की सीमाओं में। जबकि 1947 के बाद हम जो बात कहते हैं वो ये कहते हैं कि भारत जो है वो एक संप्रभु राष्ट्र है, और संप्रभु राष्ट्र का मतलब सीधा सा है कि भारत को अपने आंतरिक और अपने बाह्य दोनों प्रकार के निर्णय लेने की क्या है? स्वतंत्रता है। समझ में आ गया? आज हम रूस के साथ समझौता करेंगे तो करेंगे, अमेरिका कौन होता है हमें रोकने वाला? अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और अमेरिका हमसे यह कहता है कि भाई साहब आप रूस का विरोध करो, क्यों करें हम रूस का विरोध? हमारा तो दोस्त है, हम उसको समझा सकते हैं
कि डायलॉग से या बैठ करके समस्या का निदान हो सकता है, लड़ करके नहीं। तो हम समझा सकते हैं। और हमने तो इतना होने के बावजूद भी यूक्रेन को अनाज बेहतर फर्स्ट एड किट भेजी है यहां से। मतलब कि हम वसुदेव कुटुंबकम के आधार पर चलते हैं। अब कोई हमसे दबाव बनाकर यह कहे कि तुम अमेरिका से सहयोग नहीं करोगे, कोई हमसे यह कहे कि तुम पाकिस्तान के साथ संबंध बनाकर ही रखोगे, क्यों रखें? जरूरी नहीं होता है कि दुश्मन को हराने के लिए डायरेक्ट युद्ध लड़ा जाए। आप उसके साथ अपने सारे समझौते खत्म कर लो, उठने पर अपने आप आ जाएगा। ठीक है बात। आज पाकिस्तान के साथ भारत का कोई व्यापार नहीं होता, हालात देख लो पाकिस्तान के क्या है। ठीक है, हमारे चीन के साथ संबंध सीमा वाले खराब हैं, व्यापारिक संबंध खूब बढ़िया है, मेड इन चाइना मोबाइल लेकर के घूम रहे हैं। और अगर हमने यहां चीन का व्यापार का हम लोग बंद कर देना यहां पर, तो चीन भी रास्ते में आ जाए। सबसे बड़ा उपभोग करने वाला देश है भारत, कुछ भी आ जाए सब संभालेंगे अपन। समझ में आया बात? तो देश तो हमारी तरफ बांट जोते हैं, फर्क यह है कि उसका उपयोग आज तक तरीके से नहीं हो पाया। आज की सरकारें करने का प्रयास कर रही हैं, कहां तक सफल होती हैं वो समय बताएगा। क्लियर? तो यहां पर अंतरिम सरकार का मतलब समझ में आया कि एक ऐसी सरकार जो केवल अपनी सीमा में निर्णय लेने के लिए क्या होगी, स्वतंत्र होगी। आप अपने ऊपर ले लो, तुम अंतरिम में ही हो अभी। अगर मैं ये तुमसे ये कह दूं, उल्टा मत ले लेना मेरी बात को, है ना, कहीं कोई उल्टा उल्टा ले जाए, मेरा केवल समझाने का इंटेंशन है। आजकल भाई साहब प्रेम प्रसंग बहुत ज्यादा हो रहे हैं, है ना, हम दिल दे चुके सनम, प्यार तो होना ही था, कहो ना प्यार है, इस प्यार को क्या नाम दूं? ठीक, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये बिल्कुल लास्ट में, हाँ बात तो सही कही है उसने भी, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि इन सारे घटनाक्रम के अंतर्गत आपका मन तो खूब कर रहा है कि मैं तो ब्याह करूं तो वास्तविक करूं, लेकिन नौकरी नहीं है। क्योंकि आप घर वालों से खुल करके तभी तो कह पाओगे ना, अब तुम्हारी नौकरी लगी, तुम्हारे मन में आओगे जिससे ब्याह करूंगा। ठीक है बात। अब सवाल ये उठता है यहां पर कि भाई साहब वो अपने धर्म का नहीं है, वो अपनी जाति की नहीं है, फिर समाज आड़े आ जाएगा। ठीक है ना बात, परिवार आड़े आ जाएगा। संविधान तो खुल करके कहता है खूब ब्याह करो, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर सवाल ये उठता, हाँ 10 लाख रुपए और दूंगा अगर इंटरकास्ट मैरिज हुआ तो। ठीक है, मतलब संविधान इस कास्टिज्म की व्यवस्था को खत्म करने की बात करता है। क्लियर? लेकिन क्या हमारा समाज, हमारे परिवार इस बात में आड़े नहीं आ रहा क्या? और हम उन परंपराओं को महत्व देते हैं, इसलिए हम लोग केवल इंटरिम बन करके रह गए कि भाई साहब घर वाला जेएनडी ने कर देगा ना, उठ नहीं करांगा। मतलब पढ़ो तुम अपनी मर्जी से, नौकरी की तैयारी तुम अपनी मर्जी से, प्यार करो तुम अपनी मर्जी से, लेकिन ब्याह घर वालों की मर्जी से। मतलब कि वैदेशिक संबंध तो वो ही तय करेंगे, तुम नहीं कर सकते। तो आंतरिक रूप से तो आजाद हो ना, बाह्य रूप से कहां हुए? समझ में आ गया बात? अब वो अपवाद सब जगह होते हैं, ठीक है ना बात? क्योंकि जैसे अपन ये कहें कि कुछ रियासतें भारत से भाग करके पाकिस्तान में चली गई, तो अपवाद तो सब जगह है, तो अपवादों के लिए आप मना नहीं कर सकते। ठीक है, तो अंतरिम सरकार का मतलब समझ में आया। और उस अंतरिम सरकार का मुखिया कौन था? जवाहरलाल नेहरू। कोई दिक्कत यहां तक का? क्लियर? तो ये तो हो गई। और उसमें नियमों की संख्या कितनी थी? 8। क्लियर बात यहां तक का? अब लिखो अगली लाइन के अंतर्गत, अगला लाइन लिखना, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, अगला लाइन लिखना, जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में, जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव को, रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव को, जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के, संविधान सभा के दूसरे सत्र, संविधान सभा के दूसरे सत्र, तारीख लिख लेना ब्रैकेट बना करके, 20 जनवरी 1947 से 25 जनवरी 1947 तक। संविधान सभा के दूसरे सत्र, ब्रैकेट बना के तारीख लिखना, 20 जनवरी 1947 से 25 जनवरी 1947। संविधान सभा के दूसरे सत्र, ब्रैकेट में तारीख लिखिएगा, 20 जनवरी 1947 से 25 जनवरी 1947। 25 जनवरी 1947 और ब्रैकेट बंद कर देना। में, आगे लिखना ब्रैकेट बंद करके, दूसरे सत्र में 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया।
संविधान सभा के दूसरे सत्र में 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। हो गया बात यहां तक का। अब प्रश्न पूछा जाए कि उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार हुआ, तो 22 जनवरी 1947। किस सत्र में स्वीकार हुआ, तो दूसरे सत्र में। किसने स्वीकार किया, तो संविधान सभा ने। रखा किसने था, जवाहरलाल नेहरू ने। कितनी तारीख को, 13 दिसंबर 1946 को। कौन से सत्र में, प्रथम सत्र में। प्रथम सत्र कब से कब तक, 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक। क्लियर बात यहां तक का। तो ये तो बात हो गई आपकी किसको लेकर के, उद्देश्य प्रस्ताव, यानी कि प्रस्तावना के किसको लेकर, आधार को लेकर के बात। और डायरेक्ट पूछा जाए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार क्या बना, तो उद्देश्य प्रस्ताव। कोई दिक्कत अब इसके अंतर्गत, ये तो हो गया उद्देश्य प्रस्ताव को लेकर के बात। क्लियर। अब नीचे बिंदु लिखिएगा, प्रस्तावना के संबंध में विदेशी स्रोत। प्रस्तावना के संबंध में विदेशी स्रोत। प्रस्तावना के संबंध में विदेशी स्रोत। ठीक है बात। प्रस्तावना के संबंध में विदेशी स्रोत, कहने का मतलब यह है, जैसे आप लोग पढ़कर के आते हैं, भारतीय संविधान की एक विशेषता आती है जिसमें आप पढ़ते हैं कि भारत का संविधान विदेशी स्रोतों का ताना बाना कहलाता है। अपन हिंदी में पढ़ा होगा ना, कहीं कीट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो भारतीय लोग फोटोकॉपी करने में माहिर है। ठीक है ना। जैसे मैं, हाँ वही, जैसे मैं तुमसे कहूं मैं खूब अपने मन से तुम लोगों को बढ़िया सारा लिखवा करके जाऊं, फिर भी तुम लोगों को मेरे से ज्यादा दूसरे के नोट्स पर विश्वास होगा। चलो मैं तो दूसरा हूं, तुम अपनी मेहनत से जो नोट्स तैयार करोगे ना, उस पर भी तुम्हें विश्वास नहीं होगा। खुद पर विश्वास करना सीखो। इसलिए तो कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी तुझसे आकर पूछे बता तेरी रजा क्या है। ठीक है बात। खुद पर भरोसा करना सीखिए, दूसरे पर भरोसा मत करिए। समझ में आ गया बात। क्योंकि दूसरे लोग केवल क्या लेंगे, आनंद लेंगे, आनंद। और आनंद भी ऐसा लेंगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कब ले गए अपने आनंद। ठीक है ना। आए तो शाने शाने लोग हैं धरती पर। ठीक है ना भाई साहब। हाँ, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहे, सतर्क रहे। ठीक है। तो विदेशी स्रोत मतलब कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने पहली बार, अब एक बार ही तो किया है संविधान का निर्माण संविधान सभा ने, तो संविधान निर्माताओं ने जब संविधान का निर्माण किया तो वो प्रक्रिया पहली बार ही चल रही थी और वो अंतिम भी रही। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब हम लोग पहली बार ऐसा करने जा रहे थे तो हमने देश विदेश के संविधानों को पढ़ा। क्लियर बात। और पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, आप भी सिलेक्शन करने के लिए 4-5 तरह की किताबें पढ़ रहे हो। मैं तो कहता हूं कि एक ही किताब को तरीके से पढ़ लो, 10 बार पढ़ लो उसको, 80% मैटर कवर करती है एक गाइड। ठीक है बात। 1000 पन्ने की गाइड आती है, पढ़ना इतना आसान नहीं है। समझ में आया। क्योंकि सबसे ज्यादा तकलीफ जो देती है ना, वो पढ़ाई देती है भाई सब। ठीक है। कहते हैं कि मौत तो यूं ही बदनाम है, तकलीफ तो जिंदगी दे रही है। समझ में आया बात। तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है भाई साहब, बार बार इधर उधर की किताबें पढ़ने से तो बेहतर है कि एक किताब पर भरोसा करो, और भरोसा करो अपने नोट्सों पर, भरोसा करिए आपके टीचर्स पर। समझ में आया बात। क्योंकि आपको जो पढ़ा करके जा रहे हैं ना, वो आपको वो चीजें दे करके जा रहे होंगे जो उनको लगता है कि ये प्रश्न एग्जाम में आ जाएगा तो इस बच्चे का भला हो जाएगा। समझ में आया बात। तो उन पर भरोसा करना सीखिए, और उनसे भी पहले अपने आप पर भरोसा करना सीखिए। हाँ मैं कर सकता हूं, मैं ही कर सकता हूं, ये गलत है, मैं कर सकता हूं ये ठीक है। ठीक है बात। तो विदेशी स्रोत, तो देश विदेश के संविधानों को पढ़ा गया। कहा जाता है कि लगभग 58 देशों के संविधान को पढ़ा हम लोगों ने, हमसे मतलब बीएन राव ने। ठीक है। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इसलिए उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा गया। जबकि वास्तव में देश विदेश का भ्रमण करके संविधान को पढ़ने वाले जो व्यक्ति थे वो बीएन राव थे, जो भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कहलाए। समझ में आया बात यहां तक का। तो भाई साहब बीएन राव ने देश विदेश के जब संविधान को पढ़ा तो कहा जाता है कि 58 देशों के संविधान को पढ़ डाला। सोचो कितनी मेहनत की होगी उन लोगों ने। समझ में आ गया बात कि साहब इन विभिन्न भाषा, विभिन्न जाति, विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न अलग अलग भौतिक परिस्थिति वाले लोगों को एक साथ सूत्र में बांधने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए। एक ऐसा संविधान तैयार किया कि आज चाहे कुछ भी हो जाए हम सब एक हैं। ठीक है। बाकी चलने वाली कंट्रोवर्सियां चलती रहती है, लेकिन अगर संकट की स्थिति आए तो मेरे हिसाब से हम लोग झटके में भूल जाते हैं कि धर्म क्या है और जाति क्या है।
समझ में आया? जब T20 वर्ल्ड कप चल रहा था ना, यूएई में चल रहा था वो, तो ठीक है, और जब क्लासन ने 26 रन मारे थे ना अक्षर पटेल की एक ही ओवर में, तो लोगों की आंखों में से आंसू से आने लग गए थे, अल्लाह भाई फिर गए वर्ल्ड कप। ठीक है बात? किसने सोचा था कि रोहित शर्मा बामण है? किसने सोचा था कि अक्षर पटेल बढ़िया है, बामण है? सब एक ही बात सोच रहे थे, भारत है। क्योंकि वो राष्ट्र भावना है हमारी, हम भूल गए वहां पर सब कुछ, और 2-3 दिन पाचा फिर चालू। समझ में आया ना बात? ये तो वो चलता रहता है अपने। तो हमने क्या कहा कि देश विदेश का संविधान पढ़ करके हमने जिस बातों को हमारे संविधान में स्थान दिया, उसी के आधार पर हम कहते हैं कि भारतीय संविधान विदेशी स्रोतों का ताना बाना है। तो उसमें प्रस्तावना में हम लोगों ने क्या क्या ग्रहण किया, हम उसकी बात करेंगे। समझ में आगे बात? जैसे मैं आपको एग्जांपल के रूप में कहूं, आपने पढ़ा होगा कि मौलिक अधिकार किस देश से प्रभावित? अमेरिका से। नीति निर्देशक तत्व कहां से प्रभावित? आयरलैंड से। तो वैसे ही प्रस्तावना भी है, वो कहां से प्रभावित है, या प्रस्तावना में जो बातें रखी गई वो कहां से प्रभावित है, उसकी हम बात कर रहे हैं। समझ में आ गया बात यहां तक का? तो पहला बिंदु लिखिएगा, इसके अंतर्गत प्रस्तावना होगी, यानी कि संविधान में एक प्रस्तावना होगी, ये बात कहना चाहता हूं मैं। तो पहला बिंदु लिखिएगा, प्रस्तावना होगी। और ये प्रस्तावना होगी, ये बात हमने उधार ली कहां से? अमेरिका से। अमेरिका से, यानी कि संविधान में, भारत के संविधान में भी एक प्रस्तावना होगी, ये बात कहां से उधार ले लिया हम लोगों ने? अमेरिका से। लेकिन निर्माण तो अपने हिसाब से किया। ठीक है बात? दूसरा बिंदु लिखिएगा, हम भारत के लोग, ये जो पहली लाइन है ना, ये भी अमेरिका से है, क्योंकि वहां लिखा हुआ है हम अमेरिका के लोग, इसलिए तो मैंने कहा कॉपी करने में माहिर है हम। अमेरिका को उड़ा दिया और भारत चिपका दिया। ठीक है, हम भारत के लोग, और ये बात भी हमारे कहां से आ गई? अमेरिका से। हम भारत के लोग, अमेरिका से। प्रस्तावना होगी, ये बात भी कहां से आई? अमेरिका से। उसके बाद लिखिएगा, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा, और भाषा जो आई है वो प्रभावित है कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। यानी कि इसके जो शब्दों का चयन है, उसकी शैली जो है, ऑस्ट्रेलिया से। पूछा जाए कि प्रस्तावना की भाषा कहां से प्रभावित है, तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया से। लिखा बात यहां तक का? प्रस्तावना होगी कहां से? अमेरिका से। हम भारत के लोग कहां से? अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर बात? अगला लिखिएगा, प्रस्तावना में निहित, प्रस्तावना में निहित, प्रस्तावना में निहित, निहित, ठीक है, निहित का मतलब होता है जो उसमें रखा गया है। प्रस्तावना में निहित न्यायिक अवधारणा, हाँ न्यायिक, जुडिशरी। प्रस्तावना में निहित न्यायिक अवधारणा, प्रस्तावना में निहित न्यायिक अवधारणा। ठीक है बात? और ये लिखिएगा, रूस की क्रांति से। और ये वाली वो क्रांति थी 1917 की। प्रस्तावना में निहित न्यायिक अवधारणा, ये रूस की क्रांति से ली थी। ठीक है बात? क्योंकि रूस की जो क्रांति हुई थी ना, वो 3 बातों को लेकर के हुई थी। ब्रैकेट में लिख लेना कौन कौन से? सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, मतलब 3 प्रकार के न्याय हैं प्रस्तावना में। सामाजिक न्याय, दूसरा लिखिएगा आर्थिक न्याय, और तीसरा लिखिएगा राजनीतिक न्याय। आगे बात करेंगे, फिलहाल केवल इतना सा लिखो, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना में निहित न्यायिक अवधारणा जिस रूस की क्रांति से प्रभावित है, जिसमें 3 प्रकार की है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्पीड ज्यादा है क्या? थोड़ी ज्यादा है, कम कर देंगे। अरे सुन तो लो, स्पीड तो इतनी ही रहेगी। ठीक है, 4 बार इसीलिए तो बोलता हूं कि तुम लोग ढंग से सुनो। अगर मैं स्पीड कम कर दूंगा ना, अटल बिहारी वाजपेयी बन जाऊंगा फिर मैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी कैसे बोलते थे पता है क्या? अब तुम देखो मेरी तरफ, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी बोलेंगे, मैं अतरी देर में सुन वाला, उठ भाग जा।
कर लेंगे, थोड़ी सी कम कर लेंगे। तो प्रस्तावना होगी कहां से? अमेरिका से। हम भारत के लोग कहां से? अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। न्यायिक अवधारणा कहां से? रूस की क्रांति से। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। क्लियर बात यहां तक का? ये तो हो गया न्यायिक अवधारणा तक को लेकर। एक बिंदु और बनता है, लिखिएगा इसके अंतर्गत, प्रस्तावना में निहित, प्रस्तावना में निहित, प्रस्तावना में निहित, बोलो, स्वतंत्रता, प्रस्तावना में निहित स्वतंत्रता, दूसरा लिखिएगा समता, कॉमा लगा करके, प्रस्तावना में निहित स्वतंत्रता, समता, क्षमता नहीं है, समता, समानता जिसको हम लोग बोले, बट यहां समानता शब्द नहीं है, समता शब्द है, और समता का मतलब समानता ही होता है। पर क्या हुआ था कि अभी आपके राजस्थान के अंतर्गत पिछला जो ईओआरओ का पेपर लगा था, जो कैंसिल हो गया, जो वापस होगा मार्च में, वो जो ईओआरओ का पेपर था ना, उसमें एक प्रश्न पूछ लिया गया कि, प्रश्न क्या था उसमें कि निम्न में से प्रस्तावना में निहित, मतलब कि उल्लेखित, ठीक है, निहित शब्द नहीं है। ठीक है बात, ऐसा करके वो प्रश्न आ गया वहां पर। अब अगले ने क्या किया कि भाई साहब न्याय शब्द लिख दिया, अगले ने लिख दिया वहां पर बंधुत्व लिख दिया, अगले ने लिख दिया वहां पर समता लिख दिया, और अगले ने लिख दिया वहां पर समानता। अब देखने को तो सारे ही नजर आ रहे थे, ठीक है बात, पर वो गया शब्दस। अब जिसने समानता समानता सोचा ना, उसने ये कर दिया और ये कर दिया, तो ये गलत हो गया। ठीक है बात, क्योंकि वो गया है शब्दस। शब्दस का मतलब जैसा वहां है वैसा बताओ। क्लियर बात यहां तक का? तो ऐसी स्थिति में ये शब्द गलत हो गया और फिर बाकी के तीनों क्या हो गए? सही हो गए। सर में आगे बात यहां तक का? इसलिए कोशिश ये करें कि जैसा शब्द से लिखा हुआ है वैसा हम याद रखने के प्रयास करें। बाकी मुझे लगता है कि आपके इस प्रकार से कोई डेप्थ या क्लिष्ट प्रश्न डालेगा, ठीक है, बट फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि प्रश्नों का कोई भरोसा थोड़ी ना है। जब लेने की बारी आती है ना उनकी अपनी, तो फिर इसी प्रकार से करते हैं वो, लड़ाई करके आ जाएगा घर वाले से, अल्लाह अब तू बता बस बस। ठीक है, तो स्वतंत्रता हो गया, समता हो गया, और एक शब्द लिखना बंधुत्व। बंधुत्व, ठीक है, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व लिखा। प्रस्तावना में निहित स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व लिखा। ये तीनों शब्द, ये तीनों शब्द 1789 की, बिल्कुल 1789 की फ्रांस की क्रांति से, 1789 की फ्रांस की क्रांति से प्रभावित है। 1789 की फ्रांस की क्रांति से प्रभावित है। ठीक है बात यहां तक का? नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना होगा ना तुम लोगों ने, ये उसी जमाने की बात है। यानी कि वहां जो क्रांति हुई थी ना, वो इन 3 बातों को लेकर के हुई थी कि साहब स्वतंत्रता सबको समान रूप से होनी चाहिए, सबको अवसर समान मिलना चाहिए, और भाईचारे की भावना होनी चाहिए। क्लियर बात यहां तक का? तो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये तीनों शब्द कहां से आए? फ्रांस की क्रांति से। अब हो सकता है कि क्रांति शब्द ना लिखे, डायरेक्ट फ्रांस लिख दे। सर में आगे बात, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, तो फिर आंसर क्या करना है? फ्रांस करना है। इन सब के अलावा प्रस्तावना में एक शब्द और है जो फ्रांस से प्रभावित माना जाता है, और वो शब्द कौन सा है? गणराज्य। ठीक है बात, तो नीचे ये भी लिख लेना, गणराज्य। हाँ, अगली लाइन में लिख लेना, इसी में, मतलब बिंदु इसी का है, विदेशी स्रोतों में, गणराज्य, गणराज्य, और इसके आगे डैश करके लिख लेना, फ्रांस से प्रभावित, गणराज्य, फ्रांस से प्रभावित। हो गया बात यहां तक का? ठीक है, सीधा सीधा प्रश्न बनता है, प्रस्तावना होगी कहां से आया? अमेरिका से। हम भारत के लोग कहां से आया? अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा कहां से प्रभावित? ऑस्ट्रेलिया से। न्यायिक अवधारणा कहां से प्रभावित? रूस की क्रांति से। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व कहां से? फ्रांस की क्रांति से। और गणराज्य भी कहां से? फ्रांस से। कोई दिक्कत इसके अंतर्गत? ये तो हो गया प्रस्तावना के संदर्भ में विदेशी स्रोत। क्लियर बात?
अगला टाइटल लिखो नीचे इसके अंतर्गत, प्रस्तावना के प्रस्तावना के प्रस्तावना के विद्वानों के अनुसार प्रस्तावना के विद्वानों के अनुसार अन्य नाम, मतलब कि और उसे किस किस नामों से जाना जा सकता है, लेकिन वो किस ना किसी विद्वान ने कहा है। ठीक है बात। प्रस्तावना के विद्वानों के अनुसार अन्य नाम लिखा, प्रस्तावना के विद्वानों के अनुसार अन्य नाम। लिखिएगा पहला नाम ठाकुरदास भार्गव। सबसे ज्यादा पूछा भी यही जाता है, ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव, ठाकुरदास भार्गव लिखा। लिखना संविधान की आत्मा कहा गया। यानी कि ठाकुरदास भार्गव प्रस्तावना को संविधान की क्या मानते हैं? आत्मा। हो गया बात यहां तक का। उसके बाद लिखिएगा दूसरा नाम एन पालकी वाला। एन पालकी वाला, एन पालकी वाला। ठीक है, एक ही आदमी का नाम है पालकी वाला। और पालकी वाला लिखिए क्या कहते हैं? संविधान का परिचय, संविधान का परिचय पत्र। संविधान का परिचय पत्र, यानी कि प्रस्तावना संविधान की आइडेंटिटी कहलाती है, परिचय पत्र कहलाता है। यदि आपको संविधान जानना है तो आप प्रस्तावना पढ़ लीजिए, संविधान के उद्देश्य को जानना है तो आप प्रस्तावना पढ़ लीजिए। समझ में आ गया बात यहां तक का? ठीक। तीसरा लिखिएगा के एम मुंशी। के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी बोलते हैं वैसे इनको। के एम मुंशी लिखा, के एम मुंशी। और लिखना संविधान का हॉरोस्कोप, हॉरोस्कोप। और हॉरोस्कोप को हम बोलते हैं राशिफल। हॉरोस्कोप राशिफल, ऑब्लिक करके लिख सकते हैं कुंडली। ठीक है, एक और ऑब्लिक करके लिख सकते हैं राजपत्री। एक और ऑब्लिक करके लिख सकते हैं जन्मपत्री। ये सारे शब्द इसी के लिए आते हैं। संविधान का हॉरोस्कोप, कुंडली, राजपत्री या जन्मपत्री। ठीक है, और ये शब्दों का उपयोग करने वाले व्यक्ति थे के एम मुंशी प्रस्तावना के लिए। अब तो सही है ना स्पीड? होता है, पहली बार नहीं होता है, ऐसा ही होता है। ठीक है ना? लिखा? कोई दिक्कत यहां तक? अगला लिखो एक और नाम, अर्नेस्ट बारकर। अर्नेस्ट बारकर, अर्नेस्ट बारकर लिखा। और अर्नेस्ट बारकर प्रस्तावना कहते हैं संविधान की कुंजी। संविधान की कुंजी, ये कहते हैं प्रस्तावना को संविधान की कुंजी। हो गया बात यहां तक का? चारों नाम याद रखिएगा, पूछा जाता है। हालांकि
दीर्घकालिक सपनों का विचार भी कहा जाता है इसको, बट इतना डेप्थ जाएगा नहीं। ये चार चीजें आपको विशेष से ध्यान रखनी है, क्योंकि जनरली इन चार में से प्रश्न घूम फिर करके आते हैं, पुराने पेपरों को देख लीजिएगा। संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कौन मानता है? ठाकुरदास भार्गव। संविधान का परिचय पत्र कौन कहता है? एन.की. पालकी वाला। अब पालकी भरी हुई है, परिचय पत्र, पालकी से तो क्या हो गया? परिचय पत्र, और भार्गव ने क्या है? आत्मा कहा। हो गया बात यहां तक का। और उसके बाद हॉरोस्कोप किसने कहा? के.एम. मुंशी ने। कुंडली कह दो, राजपत्री कह दो, जन्मपत्री कह दो, किसने कहा? के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। ठीक है बात। और एक बच गया अनरेस्ट बारकर, ये प्रस्तावना को संविधान की क्या मानते हैं? कुंजी। क्लियर बात यहां तक का। अब तक का जो पढ़ा है हम लोगों ने वो एक बार रिपीट कर लो, 5 मिनट का काम है, बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। प्रस्तावना क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? प्रस्तावना। उसी को क्या बोलते हैं? उद्देश्य का। संविधान की क्या है? आत्मा। क्लियर बात यहां तक का। आधार क्या बना? उद्देश्य प्रस्ताव। कौन से सत्र में आया? पहले सत्र में। किस तारीख को आया? किसने रखा? कितने नियम? हो गया। कौन से सत्र में स्वीकार हुआ? कितने तारीख को? किसने स्वीकार किया? संविधान सभा ने। स्वीकार किसने किया? संविधान सभा ने। रखा किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। हो गया बात यहां तक। उसके बाद हमने बात ये कही कि साहब ये जो आपकी प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना के संदर्भ में कुछ विदेशी स्रोत देखे, तो प्रस्तावना होगी कहां से आया? अमेरिका से। हम भारत के लोग अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा, न्यायिक अवधारणा कितने प्रकार की? कौन कौन सी? क्लियर बात। आगे इनका मतलब भी समझेंगे। उसके बाद प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व कहां से? फ्रांस की क्रांति से। और गणराज्य शब्द भी कहां से? फ्रांस से। हो गया बात। फिर हमने बात की विदेशी स्रोतों को लेकर के। ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा? परिचय पत्र किसने कहा? हॉरोस्कोप किसने कहा? संविधान की कुंजी किसने कहा? हो गया बात यहां तक। ये तो बात हो गई आपके प्रस्तावना को लेकर के बेसिक बातें जो जनरली पूछी जाती है एग्जाम के अंतर्गत। क्लियर। मेरा मानना यह है कि तुम्हारी एग्जाम में इन्हीं 8-10 लाइनों से प्रश्न आ जाएगा। फिर भी आगे हम पढ़ते हैं तो वहां से आए तो वो भी याद रखिएगा। ठीक है बात यहां तक। आगे बढ़े अब हम लोग इस प्रस्तावना को लेकर के। तो देखिए एक साधारण सी बात यह आती है कि संविधान जो आपका लागू किया गया था, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि संविधान कितनी तारीख को लागू हुआ आपका? 26 जनवरी 1950 को। क्लियर बात यहां तक। प्रश्न सवाल यहां सीधा सा ये उठता है कि क्या प्रस्तावना जिस समय भारत का संविधान लागू किया गया था, क्या प्रस्तावना उस समय संविधान का अंग थी? और नहीं हुई तो? अब फिर वही गलती, इसीलिए तो पूछा है। हमने क्या बात कही थी कि प्रस्तावना के निर्माण का आधार क्या बना? उद्देश्य प्रस्ताव। तो हमने प्रस्तावना थोड़ी ना स्वीकार की, हमने तो उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया है। अभी कपड़ा दुआबा की बात पापा जी ने स्वीकार कर ली, दुआया थोड़ी चाल। दुआबा का था तो पीछा देना पड़ेगा ना। हाँ भाई दुआ देंगा, अब आओ नकड़ो यार, दुआया ही कौन। अब मान लो कपड़े दिला दिए और तुमने पहने नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है। समझ में आया बात? कपड़े तो रखे हैं पर पहने ही नहीं अपन ने। ऐसा ही कुछ इसके साथ हुआ। संविधान सभा के द्वारा जब भारतीय संविधान का दूसरी बार वाचन किया गया था 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक वो वाचन चला, मतलब संविधान के बारे में चर्चा हुई। सबसे लंबा वाचन चला था। 17 अक्टूबर 1949 को भारतीय संविधान की प्रस्तावना तैयार भी हो गई थी। क्लियर बात। लेकिन जिस दिन संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, उस दिन प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं थी। ठीक है बात। प्रस्तावना निर्मित तो हो चुकी थी लेकिन उसे संविधान के अंग के रूप में नहीं माना गया। मतलब यहां समझ लियो कि भाई साहब घर वाला का विरुद्ध जार एक छोरा ने ब्याह तो कर लियो। ठीक है बात। अब छो तो घर कोई पण घर सु काट दिया, घर में घुसबा को दे रहा। फिर साहब थोड़ा दिन समझदारी हुई, मामलो ठंडो हुई, धीरे धीरे आवा लग गो, अब घर में शामिल हो गो। तो वैसा ये हुआ क्या था कि प्रस्तावना की बात जब की जाती है, तो मैंने आपको प्रस्तावना सुनाया था अभी अभी। ठीक है बात। आज भी भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका यदि कोई भी संवैधानिक विषय को लेकर के निर्णय देती है तो प्रस्तावना का अध्ययन करती है कि कहीं कोई प्रस्तावना का शब्द तो प्रभावित नहीं हो रहा, और प्रभावित हो रहा है तो सकारात्मक होगा तो चलेगा, नकारात्मक होगा तो स्वीकार नहीं होगा। वो अपने निर्णय को भी बदल सकती है।
और न्यायपालिका यदि अपने निर्णयों को ही बदलना शुरू कर देगी तभी तो हम उसको न्यायिक पुनरावलोकन कहेंगे, और वो होता है भारत के अंतर्गत। क्लियर? मैं उन्हीं बातों पर आऊंगा। यहां पर हमने कहा कि प्रस्तावना जब संविधान लागू किया गया था, यानी कि मूल संविधान में, ठीक है बात, और मूल संविधान का मतलब है यहां पर कितनी तारीख का, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है बात यहां तक का। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू किया गया था, उस समय प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं थी, ठीक है बात। अब भाई साहब, जब प्रस्तावना संविधान का अंग थी ही नहीं, तो फिर प्रस्तावना में संशोधन भी हो सकता है क्या? नहीं होगा। जब तक संविधान का अंग नहीं बनेगी तब तक संशोधन नहीं होगा। अब तुमने क्या रटा है कि भाई साहब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक संशोधन हुआ, कौन से नंबर का, 42वें संशोधन से। और ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ये 1976 में हुआ था। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। ये तो हर बच्चे की जबान पर है, 42वां संविधान संशोधन, क्योंकि भारतीय संविधान के 60 अनुच्छेद प्रभावित हुए थे इससे, और किसी देश के तो संविधान में ही 60 अनुच्छेद है। यहां हमने 60 प्रभावित कर दिए इससे। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे इस समय, ठीक है बात। 42वें संविधान संशोधन से हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि संविधान की प्रस्तावना में क्या हुआ, संशोधन। और संशोधन जब हुआ तो हम लोगों ने पढ़ा कि 3 नए शब्द जोड़े, ठीक है बात। और वो जो 3 नए शब्द थे वो ये थे, SPA, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ऐसा ही पढ़ते हैं ना हम लोग। अरे तो भैया, जब प्रस्तावना संविधान का अंग थी ही नहीं, तो 1976 में संसद संशोधन कैसे कर देगी इसमें? इसका मतलब यह है कि 1976 से पहले प्रस्तावना को संविधान का क्या बनाया गया होगा, अंग बनाया गया होगा। क्लियर बात। और वो जो अंग बनाया गया था, उसके लिए हम लोगों को एक वाद याद रखना पड़ेगा, और वो वाद था केशवानंदवाद। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, 1973। समझ में आ गया बात यहां तक का। और वो क्या कहते हैं कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के तहत यह निर्णय लिया गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग घोषित कर दी गई। क्लियर बात। अब बताओ कि प्रस्तावना को संविधान का अंग घोषित किसने किया? न्यायालय ने। अब मैं ये कह दूं कि न्यायालय जो कहती है वही संविधान है, तो गलत है क्या? दुनिया की कोई ताकत गलत नहीं बता सकती। समझ में आ गया बात। संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया, बेशक बनाया, लेकिन आज उस संविधान का सुरक्षा कर कौन रही है? न्यायपालिका। तो तभी तो आप लोग पढ़ोगे कि भारतीय संविधान का अभिभावक किसको कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। क्लियर बात। और वही सर्वोच्च न्यायालय ये कहती है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। लेकिन यही सर्वोच्च न्यायालय ने 1960 के अंतर्गत एक वाद हुआ था जिसको हम कहते हैं बेरुवाड़ी वाद। ठीक है, डायरेक्ट प्रश्न आता है आपके एग्जाम के अंतर्गत कि किस वाद के तहत प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया? तो अंग नहीं माना तो कौन सा वाद? बेरुवाड़ी वाद। किस वाद के तहत प्रस्तावना को संविधान का अंग घोषित किया गया? तो फिर कौन सा वाद? केशवानंद वाद। अब बताओ, एक तरफ तो न्यायपालिका कहती है 1960 में कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, और 23 सालों के बाद कहती है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो क्या न्यायपालिका ने अपना निर्णय नहीं बदला क्या? बदल दिया ना। और न्यायपालिका यदि अपने निर्णय बदल देती है, अपने निर्णय बोल रहा हूं, अपने निर्णय, तो उसको हम बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। और न्यायिक पुनरावलोकन न्यायालय द्वारा अपने निर्णयों को बदलना संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? 137 में। समझ में आया बात? यही न्यायिक पुनरावलोकन नहीं है। अगर आपके देश में आज आपकी संसद कोई कानून बनाती है और वो कानून संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध है, मतलब संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको खंडित करता है, आपके मौलिक अधिकारों का दमन करता है, तो न्यायपालिका तो उस कानून को भी अवैध और अमान्य घोषित कर देती है। इसका मतलब आपके अधिकारों की सुरक्षा भी कौन कर रही है? न्यायपालिका। तो संसद के द्वारा बनाया गया कानून भी अगर न्यायपालिका रद्द कर देती है, अमान्य घोषित कर देती है, तो वो भी क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन है। लेकिन उस न्यायिक पुनरावलोकन का जो व्यवस्था मिलेगा वो आपको आर्टिकल 13 में मिलेगा। इसका मतलब पता है क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन का उल्लेख किसी एक आर्टिकल में नहीं है, यह अनेक आर्टिकल में प्रसारित है। जैसे आर्टिकल 32 मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए 5 प्रकार की रिटें जारी करता है कि नहीं करता सर्वोच्च न्यायालय। आर्टिकल 226 मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिटें जारी करता है कि नहीं करता, जिनको आप लोग रखते हैं बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण अधिकार, प्रच्छा।
सर न्याय, ये सब न्यायिक पुनरावलोकन है, ये आदेश हैं, ये आपके अधिकारों के संरक्षण के लिए है। पता है क्या होता है इसका मतलब? तुम बाजार में बड़े आराम से बेफिक्र होकर के घूम रहे हो, उसका कारण है बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्योंकि आपको कोई अवैध तरीके से गिरफ्तार नहीं कर सकता, वरना तो पुलिस वाले अपराधी बना करके उठाकर डाल देते। अब तक केस सॉल्व हुआ कि नहीं? ठीक है बात। और आज अगर कोई पुलिस वाला बिना मतलब के अभी आए और कहे कि तू चल पकड़, तूने अपराध किया है, 10:25, अरे बावड़ा है क्या, 10:15 से तो यहां पढ़ा रहा हूं, इतने पूछ लो। समझ में आया बात? मना कर दो, कैमरा लग रहा है ना, वो देखो। ठीक है बात। और तुम्हारे मना करने से क्या होता है? आने से पहले 3 लोगों से मिलके आया हूं यहां पर, ठीक है ना बात। नीचे एक रेवेन्यू ऑफिसर से मिलकर के आया हूं पहले ही, तो कोई तो प्रमाणित देगा ना मेरा, और तुम में से कोई तो चाहने वाला होगा मेरा जो कह दे अरे गुरु जी तो यही चाह। हाँ, समझे बात को? तो इसका मतलब पता है क्या है? हाँ, तुम तो तमिल ले जाओ मोको। ठीक है। तो वो जो अवैध गिरफ्तारी, वो जो अपन कहते हैं ना कि अवैध गिरफ्तारी के निरुद्ध आदेश कौन सा होता है, वो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। तो मौलिक अधिकारों के संरक्षण में आता है वो हमारे। ठीक है। या मैं कहूं कि कोई हमें बंदी बनाए और हम उसको कहे भाई साहब क्यों ले जा रहे हो, तो ये भी पूछने का अधिकार है हम लोगों को। आर्टिकल 22 कारण है। ठीक है। बिना कारण के कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। हर चीज के पीछे लॉजिक है। सवाल तर्क से पूछिए, मैं बेधड़क तर्क से जवाब दूंगा, ये गारंटी है अपनी। ठीक है बात। और बोलो, बचा लीजिए, कोई आ जाओ तो यहाँ कह दो तो। ठीक है ना। तो अब मूल संविधान में हम कहेंगे कि मूल संविधान में प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं थी। क्लियर बात यहां तक का? तो लिखो इसके अंतर्गत पहली लाइन में, एक लाइन छोड़ना और फिर लिखिएगा ना। 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, लिखिएगा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान, भारत का संविधान लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। ठीक है बात। तथा, आगे लिखना, वापस बोल रहा हूं, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था, तथा इस दिन, इस दिन का मतलब समझ गए ना, 26 जनवरी है ना। तथा इस दिन प्रस्तावना को, तथा इस दिन प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था। तथा इस दिन प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था। नहीं को अंडरलाइन कर लेना, दो के बाद शब्द गायब हो जाता है पढ़ते वक्त आंखों के आगे से, उसको बोलते हैं डिसलेसिया। बीमारी है, सब में पाई जाती है, पढ़ते पढ़ते आंखों के आगे से शब्दों का ओझल हो जाना। और ऐसा होता है अपने साथ? नहीं होता। और जिसके साथ नहीं होता ना, उसने कभी पढ़ाई नहीं की है तरीके से, ये वास्तविकता है। जैसे अपन क्या बोलते हैं ना कि कई बार, अब हम तो देखिए टीचर्स लोग हैं, बोलते रहते हैं, कई कई बार बोलते बोलते अटक जाते हैं हम। अटकने का मतलब ये नहीं होता कि हम भूल गए, यहाँ अटकने का मतलब होता है कि हम जो बोलते हैं ना, तो संवेग इतनी तीव्र गति से प्रभावित होते हैं कभी कभी कि हमारे अपने जो गले का टंग होता है ना, वो ऐसे लटका रहता है, वो अटक जाता है, मतलब चिपक जाता है। और जब वो चिपक जाता है ना, तब वो अटक जाते हैं। फिर कोई सोच ले कि सब भूल, कोई बात कौन सोच ले, सोच में हम कहीं जाओ। ठीक है बात। इसका मतलब उसको बोलते हैं हम लोग हकलाना। ठीक है बात। और हकलाने और तुतलाने दोनों में क्या होता है? अंतर होता है। होता है कि नहीं होता? अच्छा बताओ, देखिए क्या होता है हकलाना। अब मैं बताता हूं, एक पिक्चर आई थी, आप लोगों ने देखा हो तो, डर, शाहरुख खान की, जिसमें एक गाना आया था ना, अरे वो तो गूंगा है उसमें तो बावड़े, उसमें वो डायलॉग बोलता है ना, कि किरण, वो हकलाना है। और हकलाने वाले व्यक्ति अगर आपके आसपास में हो ना, तो उससे गाना गाना गाने के लिए बोलना, एकदम शानदार तरीके से गाएगा।
इसका मतलब यह है कि उसका जो संवेग का प्रवाह होता है ना, मनोविज्ञान कहता है कि अपने जो संवेग का प्रवाह होता है ना, वो उस गति से नहीं हो पाता जिस गति से होना चाहिए। अगर हम उस व्यक्ति के साथ थेरेपी रखें, मतलब उसको अभ्यास करवाएं ना, तो बेझिझक आराम से सही बोलना सीख जाएगा। ठीक है बात। बट वो तुतलाने वाला जो होता है ना, वो जन्मजात नहीं होता, वो हम देते हैं उसको, हम देते हैं उसको। ठीक है, तो दिया होगा उसके घर वालों ने। अब हम कैसे देते हैं वो भी सुन लो। क्या होता है कि हम लोग जो होते हैं ना, हम जिस जनरेशन, जहां रहते हैं ना, जिस समाज में है ना, वहां हम बच्चों को बड़ा स्नेह करते हैं। और बच्चों को जब हम स्नेह करते हैं ना, तो भाई साहब हम उस बच्चों से आनंद भी लेते हैं। ठीक है बात। अब वो आनंद ही आनंद में क्या करते हैं कि आदत होती है हर परिवार के लोगों की, अपने बच्चे को इस प्रकार से अटेंशन दर्शाएंगे कि दूसरे का बच्चा कमजोर है, तुम्हारा बच्चा ज्यादा होशियार है। ऐसा करते हैं सब लोग, लगभग 99% लोग। ठीक है, हो सकता है आप में से कोई ना करे, पर वो जब आता है ना कोई बाहर का आदमी, तो उस बच्चे से कहेंगे अइया बोल, अइया बोल। ठीक है ना, तो बोलने बोलने में क्या होता है, वो अइया ही बोलवा लग जाता है। मतलब तू ताई तर होता है, तोड़े दार होता है, तो तोड़े तो ताई तो। अब एक बात बताओ, अगर आप उस बच्चे से तरीके से बोलते, तो बचाओ बच्चा तरीके से बोलना सीखता है कि नहीं बोलता। इसका पतन मतलब पता है क्या है? आप आज भी आप आज भी, या हम सब लोग, हम आज भी क्या करते हैं, किसी ना किसी का, वो बच्चा भी तो करता है, अनुकरण के माध्यम से हम सीखते हैं। मैं इतनी देर से जो मैं बोल रहा हूं, फिर तुम बोल रहे हो, फिर मैं बोल रहा हूं, फिर तुम बोल रहे हो, ये सब क्या है? हम सीखते हैं भाई, हम सीखते हैं। और किससे? अनुकरण से। इसलिए तो मनोविज्ञान के अंतर्गत विद्वान हुआ है वाटसन, जिसने कहा था कि आप मुझे कोई भी बालक दे दो, तुम जो कहोगे ना वो बना दूंगा, गधा कहोगे ना गधा बना दूंगा उसको। ठीक है, और उसका अगर एग्जाम्पल देखना हो तो एक मूवी आई थी द जंगल बुक। ठीक है बात। या हाँ, अपने जमाने में एक नाटक आया करता था, मोगली, जंगल जंगल भाग चली है पता चला है। ठीक है, हाँ वही। ठीक है, तो बस तो वही है। बगीरा समझते तो तुम सब हो। ठीक है, तो भारत का संविधान लागू हुआ कितनी तारीख को? अब आ जाओ टॉपिक पर। भारत का संविधान कितनी तारीख को लागू हुआ? क्लियर बात। और उस समय प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं थी। क्लियर बात यहां तक का। अब देखिए क्या होता है कि आपको केवल दो ही वाद याद रखने, तीसरे पर नहीं जाना है यहां। एक तो आता है बेरुवाड़ीवाद। ठीक है, क्या है वो अभी मैं समझा दूंगा। और एक वाद आता है आपके कौन सा यहां पर? केशवानंदवाद। केशवानंदवाद। ठीक है बात। पहले हम चर्चा करेंगे किसकी? बेरुवाड़ी वाद की। तो नीचे बिंदु लिखिएगा, बेरुवाड़ी वाद 1960। 1960 की घटना है ये, बेरुवाड़ी वाद 1960। बेरुवाड़ी वाद 1960। ठीक है बात यहां तक का। पहले तो जो निर्णय हुआ वो लिख लो एक लाइन में, लिखना सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तावना को, प्रस्तावना को संविधान का, संविधान का अंग नहीं माना गया। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया। नहीं को अंडरलाइन कर लेना यहां पर भी। हो गया बात यहां तक का। अब समझ लो बेरुवाड़ी क्या है और ये क्या हुआ था। क्लियर। देखिए हम सब लोग इस बात से परिचित हैं शायद पहले से ही, कि भारत का जो विभाजन हुआ था, वो विभाजन कितने तारीख को हुआ था? हाँ हाँ, भारत का विभाजन कितने तारीख को हुआ था? 14 अगस्त 1947 को। ठीक है बात। अब 14 अगस्त 1947 को जब भारत का विभाजन हुआ, तो भारत का विभाजन होने पर क्या बना? पाकिस्तान बना। ठीक है बात। अब पाकिस्तान का अलग से तो कोई क्षेत्र था नहीं, भारत में से ही गया। क्लियर बात। होता क्या है कि अगर कोई आपसे ये कहता है कि साहब देखिए पाकिस्तान का निर्माण भारत के किन किन क्षेत्रों से मिलकर के हुआ, ठीक है बात, तो हम क्या कहेंगे कि एक तो था पूर्वी बंगाल, यानी कि बंगाल का पूर्वी क्षेत्र, तो हमारे पास बंगाल का पश्चिमी क्षेत्र है। ठीक है बात। जब भी हम लोग भारत की बात करते हैं ना, ठीक है, कुछ इस प्रकार से है। समझ में आया बात यहां तक का? आज का है ये।
लोग कहते हैं कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों से रात दुश्मन दौरे जहां हमारा। कुछ बात तो है हम में, है ना, जो हस्ती मिटती नहीं है हमारी। कौन कहता है कि नहीं मिट रही? अफगानिस्तान तुम्हारा था, गया? गया कि नहीं गया? पाकिस्तान हमारा था, गया? मतलब जो आज पाकिस्तान है वो भी हमारा ही था, गया? म्यांमार हमारा था, गया? कंबोडिया हमारा था, वियतनाम हमारा था, गया? बांग्लादेश हमारा था, गया? और फिर भी बड़े शान से कह रहे हैं कुछ तो बात है हम में कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों से रात दुश्मन दौरे जहां हमारा। अरे भैया, क्या थे और सुकुड़ करके क्या हो गए? समझ में आ गया बात यहां तक का? और ये जो बचा है ना, अगर नहीं जागे ना तो ये भी निकल जाएगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि एक राष्ट्र की सीमाओं को सुरक्षित बनाए रखना। क्योंकि आपके तो देश के अंतर्गत डबल फ्रंट खुल गए युद्ध के, इधर से पाकिस्तान तैयार हो गया, इधर से बांग्लादेश तैयार हो गया। कभी हमने ही बनाया था, आज तैयार हो गया। ठीक है बात? और इधर भाई साहब वो बैठा बैठा चीन है ना, वो आनंद ले रहा है, इसको भी देगा सप्लाई, इसको भी देगा सप्लाई, और जरूरत पड़ी तो खुद भी कूद जाएगा। फिर अब यूक्रेन के पास तो भाई साहब फिर भी आसपास के देश थे, पोलैंड भाग गए, कोई क्रीमिया भाग गया, तुम कहां भागोगे? आएगा तो ऊपर से, तैरना तुम्हें आता नहीं है, इधर अरब सागर में चल जाओ, या हिंद महासागर में चल जाओ, या बंगाल खाड़ी में चल जाओ, प्रायद्वीप है, चल समाधि। खैर, जो भी है, इतना आसान नहीं है, मोदी है तो मुमकिन है। ठीक है, चलिए, एक तो हो गया, कौन सा क्षेत्र चला गया? बंगाल का पूर्वी हिस्सा। क्लियर बात? आज हमारे पास जो पंजाब है, वो पंजाब का हमारे पास पूर्वी हिस्सा है, जबकि पश्चिमी पंजाब जो था वो कहां चला गया? पाकिस्तान में चला गया। समझ में आया बात यहां तक का? एक हमारा जो सिंध प्रांत था, पाकिस्तान की 60% इकोनॉमी चलती है यहां से, इसको हम कैप्चर कर लेना तो पाकिस्तान वैसे ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि किसी भी देश को मजबूत के साथ खड़ा करने का जो मूल आधार है वो क्या है? उसकी आर्थिक स्थिति। समझ में आया बात यहां तक का? सिंध चला गया। एक हमारा जो क्षेत्र था, कौन सा? बलूचिस्तान चला गया। क्लियर बात? और एक हमारे प्रांत था उस जमाने में, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, उसका कुछ हिस्सा चला गया। और हमारा एक राज्य है असम, और असम का एक जिला था, कौन सा? सिलहट, वो आज बांग्लादेश में है। क्लियर बात यहां तक का? तो इन क्षेत्रों से मिलाकर के किसका निर्माण हुआ? पाकिस्तान का। अब इतना कुछ मत सोचिए, केवल इसके बारे में विचार कीजिए। क्लियर बात? ये जो पूर्वी बंगाल था, इस पूर्वी बंगाल की लगती सीमा पर एक क्षेत्र था जिसका नाम था बेरुवाड़ी। यानी कि ये जो हम लोगों ने बेरुवाड़ी लिखा है ना, वाद, ये बेरुवाड़ी क्या है? एक क्षेत्र का नाम है। क्लियर बात यहां तक का? जो कि भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित था। क्लियर बात यहां तक का? अब ये जो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित था, तो हुआ क्या कि इस बेरुवाड़ी क्षेत्र को लेकर के 1959 के अंतर्गत पाकिस्तान ने बखेड़ा खड़ा किया। पाकिस्तान ने, कौन से पाकिस्तान ने बखेड़ा खड़ा किया? पूर्वी पाकिस्तान ने। अब आप पाकिस्तान की भौतिक संरचना देखिए, यहां तो पश्चिमी पाकिस्तान और यहां पूर्वी पाकिस्तान। बांग्लादेश तो 16 दिसंबर 1971 को बना है। समझ में आया बात यहां तक का? और यह बनाने वाली कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। क्लियर बात यहां तक का? जब 3 दिसंबर 1971 को भारत में सेकंड टाइम पर राष्ट्रीय आपात लगाया गया था, उसके बाद 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का गठन किया गया। ठीक है बात? विश्व का एकमात्र देश जिसका गठन भाषा के आधार पर हुआ, बांग्लादेश, जबकि भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। समझ में आ रहा है बात यहां तक का? अब हम क्या कहेंगे कि साहब, ये जो पूर्वी पाकिस्तान था, इस पूर्वी पाकिस्तान के लगती सीमा पर आपके बंगाल राज्य में एक क्षेत्र था जिसका नाम क्या था? बेरुवाड़ी। कहा जाता था कि निर्जन क्षेत्र है, मतलब कि यहां कोई फसल वसल पैदा नहीं होती है, समुद्री इलाका था। क्लियर बात यहां तक? अब ये इसने जब बखेड़ा खड़ा किया, तो भारत की सरकार के मुखिया कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है बात? अब साहब क्या किया, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि हम इस मामले को शांत करना चाहते हैं, मतलब कि इस विवाद को समाप्त करना चाहते हैं। अब ऐसा विवाद को समाप्त करने के दो ही तरीके हैं, या तो युद्ध करके जीत करके सामने वाले दुश्मन को खत्म कर दो, ठीक है बात, या फिर वो क्षेत्र उसको दे दो, तभी विवाद समाप्त हो जाएगा ना। दिक्कत यह है कि अगर आज आपने कोई क्षेत्र दे दिया तो वो तो दोबारा फिर मांगेगा। क्लियर बात यहां तक का? लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ने विचार किया कि हम युद्ध नहीं करेंगे, हम ये क्षेत्र किसको सौंप देंगे? पाकिस्तान को। समझ में आ गया बात? ताकि विवाद क्या हो जाए? समाप्त। अब सवाल ये उठता है कि आपका संविधान लागू हो गया 1950 में। अब आपका संविधान तो ये कहीं नहीं कहता इस बात को कि आप भारत के किसी भी क्षेत्र को दूसरे देश को दे दो, आपका संविधान तो नहीं कहता ऐसा। क्लियर बात यहां तक का? लेकिन भारतीय संविधान के अंतर्गत क्या है कि एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 3।
पढ़िएगा कभी आर्टिकल 3 मौका मिले तो। उस आर्टिकल 3 में यह लिखा हुआ है कि भारत की संसद भारत में नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है और उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। क्लियर बात? अब सीमा में परिवर्तन का मतलब है कि दूसरे राज्य में मिला दो। अगर राजस्थान का माउंट आबू गुजरात में दे दिया जाए तो दोनों राज्यों की सीमाएं बदलेंगी, उसकी बढ़ेंगी, हमारी घटेंगी। क्लियर? अगर आज वर्तमान के अंतर्गत एक नए राज्य के निर्माण की मांग चल रही है भील राज्य की, ठीक है बात? भील राज्य का मतलब है कि राजस्थान में से कुछ हिस्सा जाना, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा आना, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा आना और गुजरात का कुछ हिस्सा आना। तो जाहिर सी बात है बाहर से तो कुछ आया नहीं, तो भारत के क्षेत्रफल में तो परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इन चारों राज्यों के क्षेत्रफल में तो परिवर्तन हो जाएगा। समझ में आ गया बात? लेकिन यहां तो मामला ही दूसरा था। आप तो देना ही किसको चाहते हो? पूर्वी पाकिस्तान को। क्लियर बात यहां तक का? अब भारत का संविधान यह कहता है कि यदि भारत की संसद, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी ने तो इसी आर्टिकल को आधार मान करके कह दिया कि हम दे देंगे। क्लियर बात यहां तक का? क्योंकि आर्टिकल 3 कहता है ना कि हम राज्य की सीमाओं में क्या कर सकते हैं? परिवर्तन, तो हम दे देंगे, सीमा बदल जाएगी। क्लियर बात यहां तक? अब होता क्या है कि संविधान यह कहता है कि यदि भारत की संसद नए राज्य का निर्माण करना चाहती है, भारत की संसद राज्य के नाम में परिवर्तन करना चाहती है, भारत की संसद राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना चाहती है, तो उस विधेयक को संसद में लाने से पहले किससे पूछना होगा? राष्ट्रपति से पूछना होगा, क्योंकि संघ का प्रमुख तो कौन है? राष्ट्रपति है। तो मामला आजादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद यह पहला ऐसा वाकया था कि हम हमारे किसी भारतीय क्षेत्र को किसी दूसरे राष्ट्र को देने जा रहे हैं। राष्ट्रपति महोदय की भी बात कमी समझ में आ रही थी। तो भारतीय संविधान का एक आर्टिकल आता है 143, वो ये कहता है कि राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी राष्ट्रीय महत्व के या संवैधानिक महत्व के विषय पर किससे परामर्श कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से। समझ में आ गया बात यहां तक का? अब राष्ट्रपति परामर्श करने के लिए कहां पहुंच गया? सुप्रीम कोर्ट में। मामला कहां पहुंच गया? सुप्रीम कोर्ट में। सरकार तो नहीं लेके गई, लेकिन पहुंच तो गया ना। समझ में आ गया बात? अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? अब सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देगी संविधान को पढ़ करके देगी। क्लियर बात? अब संविधान के आर्टिकल जब 3 को पढ़ा तो सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि भैया ये जो लिखा हुआ है ना, राज्यों का नाम परिवर्तन करना, सीमाओं में परिवर्तन करना, नए राज्य का निर्माण करना, ये केवल भारत में लिखा हुआ है, पाकिस्तान के लिए नहीं लिखा हुआ। या ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि आप भारतीय किसी क्षेत्र को आर्टिकल 3 को आधार बना करके दूसरे देशों को दे दो। क्लियर बात यहां तक? तो फिर सर्वोच्च न्यायालय से पूछा गया कि सर अगर हम करना चाहें तो क्या करें? तो फिर उन्होंने कहा कि आप एक तरीके से ऐसा कर सकते हैं, और वो तरीका यह है कि आप संविधान के अंतर्गत ही क्या कर दो? संशोधन कर दो। जब आप संविधान में संशोधन कर दोगे तो हम कह देंगे इसको। ठीक है बात यहां तक का? तब भारत की सरकार ने संविधान में एक संशोधन किया। कौन सा? 9वां संशोधन। और ये 9वां संशोधन कब हुआ? आपके 1960 में। और उसी 9वें संविधान संशोधन के माध्यम से उन्होंने तय किया कि हम बेरुवाड़ी क्षेत्र को किसको सौंप देंगे? पूर्वी पाकिस्तान को। उन्होंने वो क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान को दिया और विवाद को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। लेकिन न्यायपालिका ने जो संविधान की प्रस्तावना निर्मित तो हो चुकी थी, लेकिन संविधान का अंग नहीं थी, उसको भी पढ़ा। अब उस समय क्या लिखा हुआ था उस प्रस्तावना में, वो सुनिएगा। हम भारत के लोग, मैं मूल प्रस्तावना बोल रहा हूं, मूल का मतलब जो 1950 में थी तो सही, लेकिन संविधान का हिस्सा नहीं थी। क्लियर बात? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवाद और पंथनिरपेक्ष शब्द छोड़ दिया है मैंने। समझ में आया बात? मैं मूल प्रस्तावना बोल रहा हूं, वो प्रस्तावना जो भारत में संविधान में संशोधन होने से पहले थी। ठीक है बात? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्लियर बात यहां तक का, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिक इसकी न्यायिक, जिसमें सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, और इसकी स्वतंत्रता, क्लियर, और इसकी स्वतंत्रता जिसमें विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना, और इसकी समता जिसमें प्रतिष्ठा और अवसर, और व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता को बढ़ावा देने वाली बंधुत्व की भावना। अखंडता शब्द नहीं बोला। अब अगर ऐसे कोई भी सीमावर्ती राष्ट्र आपसे ये मांग करता है कि हमारा इस क्षेत्र से विवाद है, आप ये क्षेत्र हमें दे दीजिए और विवाद को क्या कर लीजिए? शांत। तो भाई साहब ऐसी स्थिति में भारत की एकता खतरे में आ जाएगी। समझ में आ रहा है बात यहां तक का? तो प्रस्तावना को पढ़ा तो सही, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का क्या नहीं है?
अंग नहीं है, लेकिन संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने का एक क्या है, माध्यम है। समझ में आ गया बात? यानी कि सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय में यह कहता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन वह संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने का क्या है, एक महत्वपूर्ण माध्यम है। अर्थात हम उसे संविधान का अंग नहीं मानते, लेकिन हम उसे संविधान में संविधान के रूप निर्णय के रूप में हम उसका क्या करेंगे, हमेशा अध्ययन करेंगे। क्लियर बात यहां तक का? लेकिन 1973 में जब केशवानंद वाद हुआ, तो उस केशवानंद वाद के तहत उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का क्या बना दिया, अंग बना दिया। कोई दिक्कत अब इसके अंतर्गत? तो बेरुवाड़ीवाद कब हुआ, 1960 में, और कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। कोई दिक्कत इसके अंतर्गत? अब आपके एग्जाम में दो ही टाइप का प्रश्न होगा। पहला, किस वाद के तहत प्रस्तावना को संविधान का अंग घोषित किया गया, तो केशवानंद, जो अभी लिखेंगे हम लोग। और किस वाद के तहत प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया, तो बेरुवाड़ीवाद। क्लियर बात यहां तक का? अब बोलो अगर कोई प्रश्न हो तो बोलो, कोई डाउट चल रहा हो तो कोशिश करेंगे कि दूर हो जाए। ऑनलाइन वाले भी बोल दो। अब तो स्पीड की बात नहीं आ रही, अब तो सही बोल रहा हूं ना, आराम आराम से। ठीक है, पूछो कोई बात हो तो। नहीं तो फिर लिखो, पहले लिखो, लिखना है इसमें। क्या हुआ, नींद वींद थोड़ी ना आ रही है? आ रही है ना, दो जनों को आ रही है। अब भूख का तो वैसे मेरे पास कोई इलाज नहीं है ना। ठीक है, रात को टाइम से सोया करो। अच्छा, कितने घंटे क्लास लेते हो आप लोग? सुबह 5:30 से 12 बजे तक? 11:30। हाँ, मतलब 6-7 घंटे, 5-6 घंटे तो क्लास लेते ही हो। अब सुनो मेरी बात को, 24 घंटे का दिन होता है ना, पढ़ने के अलावा और कुछ भी काम करते हो क्या? अरे वो तो सबको जरूरी है यार, वो तो सबको जरूरी है। ठीक है, वो तो सबको जरूरी है, उसमें उसका कोई वो नहीं है। ठीक है, वो कोई काम थोड़ी ना होता, तो तुम अपना पेट भर रहे हो, किसी दूसरे का पेट थोड़ी ना भर रहे हो रोटी बना करके। ठीक है, अब अगर मैं ये कहूं तुम लोगों से, 24 घंटे होते हैं अपने पास, 7 घंटे बढ़िया नींद लिया करो। ठीक है, 7 घंटे तो नींद लिया ही करो भाई साहब, वरना ये मस्तिष्क है ना, ये सीपीयू, इसका मदरबोर्ड खराब हो जाएगा, ये हैंग होने लग जाएगा, ये वास्तविकता है। ठीक है, और अगर 7 घंटे नहीं ले पा रहे हो तो 6.5 लो, 6 से नीचे मत उतर जाना, वरना बीमार हो जाओगे, ये वास्तविकता है ये। ठीक है, अपन सब खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, अपन सब जानते हैं कि कुएं की मोटर को लगातार चलाते रहते हैं ना, तो वो भी जल जाती है, उसको भी आराम की जरूरत है। तो हम तो इंसान है। ठीक है बात, आराम से 6.5-7 घंटे सो मेरे भाई, 11 बजे सो जाओ, सुबह आराम से 4:30-4:45 बजे उठो, नहाओ धो आ जाओ, और न नहा धो रहा हो तो बिना नहाए आ जाओ। ठीक है ना बात ये? आइए, आपका वो है ओपिनियन, जो जैसे आना चाहे वैसे आ जाए। 7 घंटे की नींद आराम से हो गई ना, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 बजे उठ करके आ जाओ, आराम से 6 घंटे की नींद हो रही है, 1 घंटा दिन में सो लो, 7 घंटे नींद लो, 24 घंटे में से कोई बुराई नहीं है। ठीक है बात? अब उसके बाद यहां से जाने के बाद तुम क्या करोगे, खाना वाना खाओ, नहाओ धो आराम से। ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा है पढ़ने का, तो भाई साहब मेरे हिसाब से 3:30 बजे 3 बजे आराम से पढ़ने बैठो। ठीक है बात, 5:30-6 बजे तक पढ़ लो, फिर बढ़िया आराम से आपकी रोटी वोटी बनाओ, खाओ पियो, 8:30 बजे फिर पढ़वा बैठ जाओ, 10:30 बजे तक पढ़, फिर सो जाओ। आराम से 4-5 घंटे की तुम्हारी खुद की सेल्फ स्टडी हो रही है। ठीक है बात? और जैसे ही बैच कंप्लीट हो, इसको डबल कर दो, हो जाएगा फिर आराम से यार। तो नींद तो पूरी लो, नींद पूरी नहीं लोगे तो पढ़ोगे कैसे? नहीं पढ़ पाओगे भाई साहब। कोई आदमी अगर तुम में से ये सोच करके पढ़े ना कि मैं आज पूरी रात पढ़ लूंगा, या मैं 7 दिन तक कंटिन्यू पढ़ूंगा, मैं गारंटी दे रहा हूं तुम लोगों को 8वें दिन तुम सूत मार करके सोओगे। समझ में आया? क्योंकि स्टोरेज होता है, स्टोर होती है नींद, आपको नींद लेनी ही पड़ेगी। और ये सबके साथ होता है कि तुम लोग ये सोचो कि भाई मैं तो रोजाना 12 बजे तक पढ़ूंगा और मैं सुबह 5 बजे उठ करके कोचिंग आ जाऊंगा। ठीक है, आ जाओ, लेकिन जिस दिन तुम्हारी छुट्टी हो गई ना कोचिंग की, ठीक है ना बात, उस दिन तुम दम बड़े सोओगे, नींद आराम से उड़ जाएगी। ठीक है, और दिन में भी सोओगे, रात में भी सोओगे, फिर उस दिन एक शब्द नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, अरे तो मैं तो जानता हूं ना, क्योंकि विद्यार्थियों की तरह सोचता हूं मैं। ठीक है बात, क्या मतलब है छुट्टियों का यार? ठीक है, चलिए
हो गया बात यहां तक। अब लिखिएगा केशवानंदवाद। ये तो इसलिए तो बोला, ये 2-3 दिनों को नींद आ रही थी कि थोड़ी सी देखा उड़ जाए तो, ठीक है ना। अगला लिखो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। लिखो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। केशवानंद भारती, अरे बोलता रहा हूं बार बार, केशवानंद, केशव, ठीक है, केशवानंद भारती, आदमी का नाम है, 2020 में मरे हैं। केशवानंद भारती बनाम, बनाम का मतलब होता है वर्सेज, ठीक है, केरल राज्यवाद। केरल राज्यवाद 1973। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973, ठीक है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973, मतलब कहने का यह है कि केशवानंद नाम के एक व्यक्ति थे, केरल से संबंधित थे, उनकी संपत्ति के अर्जन का वाद मामला था, लेकिन वो मौलिक अधिकारों में समझेंगे संपत्ति की बात, यहां केवल प्रस्तावना के परिप्रेक्ष्य में ही हम बात करेंगे, ठीक है। मौलिक अधिकारों में फिर से आएगा ये बात, ध्यान रखना, इतना आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा ये। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद कब हुआ? 1973 में हुआ। क्लियर बात? लिखो इसके अंतर्गत नीचे 24 अप्रैल, इसके तारीख महत्वपूर्ण, ध्यान रखना, 24 अप्रैल 1973 को, 24 अप्रैल 1973 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, 24 अप्रैल 1973 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, 24 अप्रैल 1973 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने पूर्व निर्णय, अपने पूर्व निर्णय, अपने पूर्व निर्णय, ब्रैकेट में लिखिएगा बेरुवाड़ी वाद, ताकि आपको पता रहे कि हम कौन से पूर्व निर्णय की बात कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने पूर्व निर्णय, और वो पूर्व निर्णय कौन से की बात कर रहे हैं हम लोग? बेरुवाड़ी की, ठीक है। अपने पूर्व निर्णय को परिवर्तित करते हुए, अपने पूर्व निर्णय को परिवर्तित करते हुए प्रस्तावना को संविधान का अंग घोषित किया गया। प्रस्तावना को संविधान का अंग घोषित किया गया। अपने पूर्व निर्णय को परिवर्तित करते हुए प्रस्तावना को संविधान का अंग घोषित किया गया। हो गया प्रस्तावना संविधान का अंग। आगे लिखना, न्यायालय द्वारा, इसी में न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में कहा गया कि, न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में कहा गया कि संसद, न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में कहा गया कि संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, लेकिन प्रस्तावना के मूल शब्दों में, लेकिन प्रस्तावना के मूल शब्दों में परिवर्तन नहीं कर सकती। लेकिन प्रस्तावना के मूल शब्दों में परिवर्तन नहीं कर सकती। ठीक है बात? मूल शब्द का मतलब जो पहले से लिखा हुआ है ना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेगी, भले ही उसमें नए शब्द वो जोड़ दे। ठीक है बात यहां तक का? तो हमने क्या लिखा? निर्णय कब आया?
24 अप्रैल 1973 को सर्वमित्र सीकरी उस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे और अब तक की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी ये, 13 न्यायाधीशों की पीठ थी, जिसके अंतर्गत 7-6 से निर्णय दिया गया। मतलब कि 7 केशवानंद के पक्ष में थे और 6 इंदिरा गांधी की सरकार के पक्ष में थे। हम मौलिक अधिकार जब पढ़ेंगे तब मैं ये सारी बातें वहां लिखवाऊंगा। ठीक है बात। तो वहां पर हम कहेंगे कि 24 अप्रैल 1973 को निर्णय आया। ध्यान रखिएगा तारीख की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि 24 अप्रैल को हम पंचायत राज दिवस के रूप में मनाते हैं और 24 अप्रैल 1993 को पंचायत राज व्यवस्था भारत में संवैधानिक रूप से लागू कर दी गई थी। और यह निर्णय भी कब आया? 24 अप्रैल 1973 को। वो संशोधन कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। क्लियर बात? यहाँ तक राजस्थान में लागू हुआ था 23 अप्रैल 1994 को। ठीक है बात। वो तो इसलिए लागू हुआ था क्योंकि भारत की इस संशोधन में तय कर दिया गया था 73वें संविधान संशोधन में कि 1 वर्ष के अंतर्गत राज्यों को पंचायत राज प्रणाली को संवैधानिक रूप से लागू करना पड़ेगा। ठीक है बात? यहाँ तक। तो राजस्थान ने 23 अप्रैल 1994 को लागू कर दिया उसको संवैधानिक रूप से। वो हम पंचायत राज में बात करेंगे आराम से। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने पूर्व निर्णय को क्या किया? परिवर्तित। वो निर्णय कब का था? बेरुवाड़ीवाद 1960 में हुआ था। और क्या कहा था? प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। लेकिन अब क्या कह दिया? प्रस्तावना संविधान का अंग है। और वो क्या है? संशोधनीय भी है, लेकिन उसके मूल शब्दों में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मूल विचारों को जानने का क्या है? एक महत्वपूर्ण स्रोत है। क्लियर बात? और इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने ही प्रस्तावना को संविधान की क्या घोषित कर दिया? आत्मा। और आत्मा के साथ साथ अब आप ये भी कह सकते हैं कि प्रस्तावना संविधान का क्या कहलाती है? दर्शन भी कहलाती है। इसको पढ़ लो, संविधान समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया बात यहां तक का? तो नीचे लिखना इसी के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तावना को संविधान की आत्मा घोषित किया गया। आत्मा। और अब आत्मा निकल जाएगी तो फिर कोई मतलब नहीं है, पर ये निकल करके जाती कहां है वो आज तक पता नहीं है। आत्मा घोषित किया गया। ठीक है ना बात? ये हो गया बात यहां तक? अब कोई दिक्कत है इसमें? अब प्रश्न सुन लो क्या क्या हो सकते हैं। पहला, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, किसने माना? सर्वोच्च न्यायालय ने। तो हम भी मान रहे हैं। ठीक है बात? प्रस्तावना संशोधनीय है, किसने माना? सर्वोच्च न्यायालय ने। तो हम भी मान रहे हैं। क्लियर बात? प्रस्तावना के मूल शब्दों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, किसने कहा? सर्वोच्च न्यायालय ने। तो वही तो मैंने कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय जो कहता है वही संविधान है आज। समझ में आ गया बात अब? ठीक है। किस वाद के तहत कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है? बेरुवाड़ी। किस वाद के तहत कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? केशवानंद। अब आपसे कोई पूछे कि बताइए प्रस्तावना संविधान का अंग कब बनी? तो 24 अप्रैल 1973 को बनी। क्लियर बात? और 73 को बनी तो उसके बाद ही क्या होगा प्रस्तावना में? संशोधन। और संशोधन कब हुआ? 1976 में। अब बात समझ में आ गया? इसलिए 1976 तक गए हम लोग संशोधन को लेकर के, और उसके बाद हम लोगों को वर्तमान की प्रस्तावना पढ़ने को मिलती है। समझ में आ गया बात यहां तक का? तो नीचे लिखिएगा अब अगली लाइन के अंतर्गत, संविधान की प्रस्तावना में अब तक, मतलब आज तक कह सकते हैं 21 दिसंबर 2024 तक, अब तक केवल एक बार, यह भी बहुत पूछा जाता है प्रश्न, केवल संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है। ठीक है बात? संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है। तो प्रश्न सीधा सा पूछा जाए कि संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? एक। ठीक है बात? यहां तक एक हुआ है, एक बार ही हुआ है। क्लियर? कब हुआ था? तो नीचे लिखिएगा वो भी, 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 लिखा। प्रधानमंत्री लिखो इस समय,
भाई आजकल ट्रेंड में है ऐसे प्रश्न कि फलाने संशोधन के समय प्रधानमंत्री कौन था, ठीक है बात। तो प्रधानमंत्री लिखिएगा श्रीमती इंदिरा गांधी, लोहे की लुगाई, आयरन लेडी, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है बात यहां तक का। उसके बाद लिखो राष्ट्रपति, हाँ राष्ट्रपति भी लिखो। और राष्ट्रपति थे इस समय फखरुद्दीन फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। फखरुद्दीन अली अहमद। देश में 3 ही तो मुस्लिम राष्ट्रपति हुए अब तक, जिनमें से 2 पद पर रहते हुए सलट गए थे, मतलब चले गए थे, चल बसे थे। हो गया बात यहां तक का। राष्ट्रपति थे इस समय कौन? फखरुद्दीन अली अहमद। प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। कौन सा संशोधन? 42वां। कब हुआ? 1976। क्लियर बात यहां तक? लिखिएगा इस संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में तीन नए शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। इस संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। हो गया बात यहां तक का? तो डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने नए शब्द जोड़े गए? समाजवाद, 3 नए शब्द जोड़े गए थे, ठीक है बात। जो कि क्रमशः है, क्रम का विशेष ध्यान रखना, जो कि क्रमशः है, क्योंकि तुम शब्द तो रट लोगे, बट वो भी तो समझदार आदमी है ना, क्रम पूछ लेता है कई बार। जो कि क्रमशः है, ठीक है बात। और क्रमशः में लिखिएगा, ऐसे तो लिखिएगा समाजवाद, पी से लिखिएगा पंथ निरपेक्ष, और ए से लिखिएगा अखंडता। स्पा, SPA बोलते हैं अपन इसको। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अरे छोटा मोटा नहीं होता क्या ऐसे? चलो, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है बात यहां तक का। तो एस से तो क्या हो गया? समाजवाद, पी से क्या हो गया? पंथ निरपेक्ष, और ए से क्या हो गया? अखंडता। हो गया बात यहां तक का। एक और लाइन लिखो, तथा इस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निहित राष्ट्र की एकता शब्द को, हाँ बोल रहा हूं, तथा इस संशोधन द्वारा राष्ट्र की एकता शब्द को, तथा इस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निहित राष्ट्र की एकता शब्द को, तथा इस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निहित राष्ट्र की एकता शब्द को, राष्ट्र की एकता शब्द को, कॉमा लगाना फिर है ना, ता शब्द को, राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द को, राष्ट्र की, कॉमा लगा करके, राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द के साथ प्रतिस्थापित किया गया। हाँ वापस बोल रहा हूं, तथा इस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निहित राष्ट्र की एकता शब्द को, फिर कॉमा, राष्ट्र की एकता और
अखंडता शब्द के साथ प्रतिस्थापित किया गया। प्रतिस्थापित किया गया। हो गया बात यहां तक का? मतलब कहने का यह है कि जब भी अब राष्ट्र की एकता शब्द बोलते हैं ना, तो उसके साथ हमेशा क्या आता है? अखंडता। आप जब मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे ना, तो मौलिक कर्तव्य 51 कै 3 के अंतर्गत, ठीक है, उसमें भी ऐसा ही लिखा हुआ है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना। आज आपके नेता लोग जो शपथ लेते हैं ना, वो भी किसकी लेते हैं? राष्ट्र की एकता और अखंडता की। क्लियर बात यहां तक का? तो 3 शब्द मूलतः जोड़े गए, कौन कौन से? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। क्लियर बात यहां तक का? अब आगे की बात प्रस्तावना के संदर्भ में करेंगे। फिलहाल एक बार का रिपीट कर लो इसको, क्या है शुरू से, फिर बाकी की सारी बातें हम कल पढ़ेंगे। अब हाँ, मैं तो अच्छी ही करता हूँ, डर जा भाई। हाँ, शुरुआत हम लोगों ने कहां से की थी? प्रस्तावना के आधार से। 5 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं। आधार क्या बनाया गया? बोलो भाई, आधार क्या बनाया गया? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया? प्रथम सत्र में। प्रथम सत्र